न्यू स्कूल ईयर का आज पहला दिन है। क्लास का सबसे हैंडसम लड़का जिन सभी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है और अपने बैड बॉय लुक की वजह से लड़कियों का ध्यान भी आकर्षित करता है। वहीं हमारा मूल पात्र सुकामोटो काफी ज्यादा घबराता हुआ क्लास में अपना परिचय देता है। उसकी बातों को सुन सभी बोर हो जाते हैं। अब क्योंकि जिन के फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की कमी हो रही थी, इसलिए टीम बनाने के लिए वो क्लास के सबसे ईमानदार और इजी टू प्लीज लड़के सुकामोटो को टीम में ज्वाइन करने का प्रस्ताव देता है। इसे सुन सुकामोटो काफी ज्यादा खुश होता है। सुजुकी जो कि सुकामोटो की बचपन की दोस्त है, वो भी यह जानकर काफी खुश होती है कि सुकामोटो ने आखिर दोस्त बना ही लिए। फिर वे जल्दी से जिन से जाकर मिलते हैं। जिन उसे अपने टीममेट से मिलवाता है जो कि बिल्कुल ही गैंगस्टर जैसे दिख रहे थे। उन्हें देख वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अगर कहीं उससे गलती हो गई तो उसकी देखभाल तो पक्की थी। खैर मैच शुरू होता है और सुकामोटो सक्सेसफुली बॉल को टच करने में सफल होता है, वो भी अपने मेन पार्ट से। बॉल कभी उसके चेहरे पर लगती है तो कभी वह बॉल पर से ही गिर जाता है और ये सिलसिला लगातार चलता ही रहता है। इसी तरह फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाता है और सभी रेस्ट करने चले जाते हैं। तभी सुजुकी और बाकी सभी यह देख चौंक जाते हैं कि सुकामोटो के पैर से तो खून बह रहा है। जब वो अपना जूता उतारता है तो उसके पैर की हालत को देख सभी चौंक जाते हैं। सुजुकी तो बेहोशी हो जाती है। सभी उसे ना खेलने की सलाह देते हैं पर सुकामोटो कहाँ मानने वाला था। वो अपना जूता उतारकर मैच को कंटिन्यू करने का निश्चय करता है। सेकंड हाफ शुरू होता है पर कहानी अब भी नहीं बदलती। बॉल बचाने के चक्कर में सुकामोटो अपना ही सिर दीवार पर दे मारता है। ओपोनेंट काउंटर अटैक करते हैं जो कि सीधे सुकामोटो के चेहरे पर जाकर लगती है, लेकिन गोल बच जाता है। मौके का फायदा उठाकर जिन स्किलफुली ड्रिबल करते हुए बॉल को पोस्ट के पास ले जाता है, लेकिन जब वह फिनिश करता है तो बॉल पोस्ट से जाकर टकरा जाती है। तभी सुकामोटो तेजी से आगे बढ़ता है और बॉल को हेडिंग मारते हुए उसे पोस्ट के अंदर डाल देता है, लेकिन इस दौरान वो भी सीधे जाकर पोस्ट से टकरा जाता है और खुद को फिर से इंजर्ड कर देता है। गोल होते ही सभी टीममेट्स जश्न मनाने लगते हैं। उनकी जीत को देख सुजुकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जिन भी सुकामोटो को गले लगाते हुए जीत का सेलिब्रेट करता है। मैच के बाद सुकामोटो अपने सीनियर्स को गुड बाय कहता है और मैच का हिस्सा बनाने के लिए जिन को थैंक्स करता है। घर जाते हुए जिन सुकामोटो के हैप्पी फेस को याद करता हुआ स्माइल करने लगता है। अगले दिन सुकामोटो जिन के साथ स्कूल की सॉकर क्लब में साइन अप करने का फैसला करता है। स्कूल सॉकर क्लब का हिस्सा बनने के लिए कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा हुए हैं। मिजुकी जो कि स्कूल फुटबॉल टीम का कैप्टन है, वो उन सभी का स्वागत करता है। सभी नए सदस्यों को सुपरवाइज करने का काम भी उसी का है। उनका पहला टास्क है 100 लैप्स करने का। अब क्योंकि सुकामोटो इन सब में उतना अच्छा नहीं है, इसलिए 20वें लैप में ही वो चक्कर खाकर नीचे गिर जाता है। कैप्टन मिजुकी उसे घर जाने को कहते हैं क्योंकि वह फिजिकली फिट नहीं है। उस शाम जिन को काफी ज्यादा पछतावा होता है कि उसने सुकामोटो को क्लब में शामिल होने में साथ दिया था। वह इसके लिए उससे माफी मांगने ही वाला होता है कि तभी सुजुकी दौड़ते हुए उसके पास आती है और उसे कहती है कि सुकामोटो अभी तक घर नहीं आया है। यह सुन वे दोनों जल्दी से फुटबॉल फील्ड की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि वह तो कैप्टन मिजुकी के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मिजुकी उन्हें बताता है कि सुकामोटो ने ही उसका रास्ता रोककर उसे 100 रैप लगाने की रिक्वेस्ट की थी। फिर जिन सुकामोटो के पाँव देखता है जो कि पूरी तरह सूज गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो 100 लैप पूरी करने का जिद कर रहा था, लेकिन नहीं कर पाता। इसे देख जिन उसे शांत कराता है और उसकी प्रशंसा करता है, लेकिन सुकामोटो फुट फुट कर रोने लगता है कि वह इतना कमजोर क्यों है। खैर अगला प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट ईयर वालों का होता है जहाँ उन्हें प्रैक्टिस के लिए दौड़ जारी रखनी होगी। सुकामोटो अपनी धीमी गति और काफी थकने के कारण सबसे लास्ट पहुँचता है और लेट भी, जिसकी वजह से उन सभी को फिर से एक और लैप मारने की सजा मिलती है। वास्तव में आज उनको सुपरविजन सेकंड ईयर वाले कर रहे हैं और वे उनकी रैगिंग भी कर रहे हैं, पर जिन लैब के लिए नहीं जाता और बाकियों को चीयर्स करने लगता है। सीनियर्स के पूछने पर कि वह क्यों नहीं गया, जिन कहता है कि वह एक स्पेशल प्लेयर है और उसे दौड़ने की जरूरत नहीं। इसे सुन सीनियर्स बिल्कुल ही अवाक रह जाते हैं। शाम को सभी फर्स्ट ईयर के प्लेयर्स थक कर जमीन पर पड़े होते हैं। तभी जिन सुकामोटो को पीने के लिए पानी देता है। उसी समय उनमें से एक लड़का जिसका नाम क्यूसु है, वो खड़ा होता है और सुकामोटो को आरोप लगाते हुए कहता है कि उसकी वजह से टीम को बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। न वो खेल में अच्छा है और न ही दौड़ ही पाता है। उसने पूरे ग्रुप को ही धीमा कर दिया है, जिसके कारण उन सबको पनिशमेंट मिलती है। सभी क्यूसु के बातों पर सहमत होते हैं। इसे सुन सुकामोटो वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब सभी प्रैक्टिस के बाद घर जा रहे होते हैं तो वे देखते हैं कि सुकामोटो तो अकेले ही दौड़े जा रहा है। तभी उन्हें एक स्टूडेंट से पता चलता है कि वास्तव में सुकामोटो ने एक एक्स्ट्रा लैप लगाने के लिए कैप्टन से परमिशन मांगी। वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा और जब उससे पूछा गया कि क्या वो खुश है तो उसने कहा कि सभी के साथ प्रैक्टिस करके वो काफी ज्यादा एक्साइटेड फील करता है। इसे सुन क्यूसु और उसके दोस्त काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करते हैं और इसके बाद तो वो सुकामोटो को दिन रात दौड़ लगाते हुए ही देखते रहते हैं। पर एक दिन जब वे उसे ऐसा करते देख काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं क्योंकि
क्योंकि उन्हें पता नहीं कि सुकुमोटो ऐसा क्यों कर रहा है, तो जिन उन्हें बताता है कि वो यह सब इसलिए कर रहा है ताकि प्रैक्टिस के दौरान वह सभी के साथ घुल मिल सके, न कि किसी के लिए बोझ बने। इस समय भी सुकुमोटो दौड़ रहा है, पर अपने पुअर हेल्थ की वजह से वह रोड पर ही गिर जाता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसके टीममेट्स भी उसके साथ साथ दौड़ लगा रहे हैं। इसे देख वह उत्साह से भर जाता है और दौड़ लगाने लगता है। इस दृश्य को देख मिजुकी कोच नाकाजावा से कहता है कि अगले 2 सालों में सुकुमोटो जरूर स्कूल टीम का कैप्टन बनेगा। कुछ दिनों बाद हाई स्कूलों के एक ट्रेनिंग सेशन को आयोजित किया जाता है। सभी स्कूलों के बीच साइजाकी स्कूल अपने ब्लैक यूनिफॉर्म से काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। उनके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था मानो वे किसी वॉर में जा रहे हो। एक तो वैसे भी उनका स्कूल टॉप स्कूलों में से एक था, ऊपर से उनका कैप्टन मिजुकी था जो कि एक प्रोफेशनल प्लेयर रह चुका था, लेकिन अपने इंजरी की वजह से उसे रिटायर होना पड़ा। उनके बीच जिनका हैंडसम चेहरा भी 4 चांद लगा रहा था, पर उसी दौरान सुकुमोटो भी उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन उसके वीक अपीयरेंस को देख किसी को नहीं लगता कि वह साइजाकी ग्रुप का हिस्सा है। पर क्योंकि उसने साइजाकी की ड्रेस पहनी थी तो सभी को यह लगता है कि वह जरूर टीम का मैनेजर होगा। एक लड़के ने तो उसे कैप्टन मिजुकी की ऑटोग्राफ मांग कर ला देने की भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि वो भी एक प्लेयर है तो सभी उस पर जोर जोर से हंसने लगे। खैर ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत माउंटेन क्लाइंबिंग रेस से होती है। सभी टीमों ने अपना बेस्ट प्रयास किया, पर यह इतना आसान भी नहीं था। कई लोग थकावट की वजह से ही बाहर हो गए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लीडिंग टीम साइजाकी की ही थी। सभी को यही लगा था कि उनका लीडर कैप्टन मिजुकी है, पर वो तो धीरे धीरे चलते हुए आ रहा था। सब यह जान चौंक जाते हैं कि वास्तव में उनका टीम लीडर तो सुकुमोटो है, पर वो तो बस एक नौसिखिया है जिसने अभी अभी सॉकर खेलना शुरू किया था। लेकिन उसी की वजह से पूरी टीम उत्साह से भरी हुई थी। बाद में सभी टीमें कैफेटेरिया में जाते हैं। वहाँ का खाना सभी को काफी पसंद आता है। खाने के दौरान सुकुमोटो एक लड़के को जिन का मजाक उड़ाते हुए सुन लेता है कि जिन अभी भी उतना ही आलसी है जितना वो पहले था। सुकुमोटो उस लड़के को इसका जवाब देने ही वाला होता है कि जिन उसे रोक लेता है। वह आदमी लगातार रूड व्यवहार करता रहता है और सुकुमोटो का भी मजाक उड़ाता है, लेकिन इस बार जिन इसे नहीं सह पाता और उसे अच्छा सा मजा चखाता है। लड़ाई की वजह से पूरे हॉल में हंगामा मच जाता है, जिसे संभालने के लिए खुद कोच को सामने आना पड़ता है। बाथरूम में सुकुमोटो क्यूसी से पूछता है कि मिडिल स्कूल के दिनों में जिन कैसा था। वह कहता है कि जिन एक टैलेंटेड फुटबॉलर था, वह अकेले के दम पर ही दूसरी टीम को हरा सकता था, लेकिन सीजन के अंत तक अपने आलसीपन और कम प्रैक्टिस की वजह से उसे टीम में जगह नहीं मिल सकी। फिर जब सुकुमोटो अपने कमरे में जाता है तो पाता है कि जिन को उसके मैनेजर से काफी ज्यादा डांट पड़ी है और उन्हें एक ही कमरा असाइन हुआ है। उस रात जब अचानक सुकुमोटो की आंखें खुलती है तो जिन उसे बेड पर नहीं मिलता। वह उसे ढूंढते हुए बाहर निकल जाता है और यह देख चौंक जाता है कि जिन इस आधी रात में अकेले ही प्रैक्टिस कर रहा था। उसे देख सुकुमोटो को एहसास होता है कि लोग उसके बारे में जो सोचते हैं वो शायद वैसा नहीं है। फिर वह जिन के पास जाता है और उसे बॉल पास करने के तरीके को सिखाने की रिक्वेस्ट करता है। जिन मान जाता है। सुकुमोटो को खुशी से बॉल टच करता देख जिन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो अपने पुराने एरोगेंट एटीट्यूड को चेंज करते हुए सुकुमोटो को करिश्माई शॉट्स मारकर दिखाने लगता है। इसे देख सुकुमोटो बहुत चक्का रह जाता है। रात भर प्रैक्टिस करने की वजह से वे दोनों काफी देर तक सोते रहते हैं, जिससे कि उनके लिए पूरे ग्रुप को काफी ज्यादा वेट करना पड़ता है। खैर सभी के इकट्ठा होने पर उन्हें बताया जाता है कि आज उनका प्रैक्टिस मैच ओमिया स्कूल से होगा। जिन इस मैच को नहीं खेल रहा, जिसे जान ऑपोजिट टीम थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है, खासकर वो रूट लड़का। सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, पर वह लड़का सुकुमोटो से हाथ मिलाने से इनकार कर देता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। रिजल्ट के साथ ही मैच शुरू होती है और अपने पहले ही पास में बॉल सुकुमोटो से छूट जाती है, जिससे कि ऑपोजिट टीम को गोल मारने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। पर सौभाग्यवश गोलकीपर शानदार तरीके से बॉल रोकने में सफल हो जाता है। ऑपोजिट टीम को यह पता चल जाता है कि सुकुमोटो एक कमजोर कड़ी है और यहीं से अब उनको फायदा उठाना है। सभी उस पर हंसने लगते हैं। बेचारा सुकुमोटो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर वह शांत होते हुए रियलाइज करता है कि जो वो कर सकता है वो है दौड़ना, और वह दौड़ता रहता है। भले ही उसने कई सारी गलतियां करी, पर फिर भी वो दौड़ता रहा और अपने टीममेट्स को प्रोत्साहित करता रहा। उसके प्रोत्साहन से टीम काफी ज्यादा फास्ट हो गई और वे कंटिन्यूअसली एक दूसरे को पास करते रहे, जिससे कि ओपोनेंट टीम बिल्कुल ही थक सी गई। क्यूसू जो कि हमेशा से जिन की तरह अपने फुटबॉल स्किल से सबको आकर्षित करना चाहता था, वह भी सुकुमोटो के डिटर्मिनेशन और पेस को देखकर काफी ज्यादा उत्साहित हो गया और उसने भी अपने पूरी जोर लगाते हुए मैच के आखिरी क्षणों में एक सुंदर सा हेडर करते हुए टीम को लीड दे दिया और वे जीत गए। हारने
के बावजूद भी ओपोनेंट टीम ने सुकुमोटो का मजाक उड़ाना चाहा, पर इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। मैच के बाद सुकुमोटो मिजुकी से शूटिंग को लेकर गाइडेंस देने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर मिजुकी इंजर्ड होने के बावजूद भी मान जाता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में सुकुमोटो पहली बार अपने कैप्टन को मुस्कुराते हुए देखता है। इसके बाद वो खुद भी बॉल को शूट करने का प्रयास करने लगता है, लेकिन उसका शॉट इतना बुरा था कि मिजुकी को उसे कुछ एग्जाम्पल शॉट्स देकर समझाना पड़ता है। मिजुकी का शॉट इतना पावरफुल था कि इसकी गति को देख सुकुमोटो भौचक्का रह जाता है। मिजुकी उसे बताता है कि उसे अपने माइंड को कंट्रोल करके इसे बॉल के साथ सिंक्रोनाइज करना होगा, तभी वो अपने शॉट्स को इम्प्रूव कर सकता है। उसकी बातों को फॉलो करते हुए सुकुमोटो तालमेल बैठाते हुए एक जोरदार हिट मारता है, जो कि सीधे पोस्ट के अंदर चली जाती है। इसी दौरान सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट उन्हें देख लेते हैं और वे मिजुकी को प्रैक्टिस करने से मना करने लगते हैं, क्योंकि वे उसकी चोट को लेकर चिंतित थे। इसे देख मिजुकी सुकुमोटो को अकेले ही अभ्यास करने को कहता है। बाकियों को लगता है कि मिजुकी पहले बिल्कुल ही सुकुमोटो जैसा ही था। उन दोनों ने ही सॉकर क्लब में तब ज्वाइन किया जब उन्हें इसे खेलना ही नहीं आता था। हालांकि अपनी कड़ी मेहनत और पैशनेट प्रैक्टिस की वजह से मिजुकी आज अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर बन गया। मिजुकी को वैसे तो अपनी तारीफ सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो उसके और सुकुमोटो के बीच तुलना करने पर कहता है कि सुकुमोटो उससे भी काफी ज्यादा हार्ड वर्कर और टैलेंटेड प्लेयर है, और उसे यकीन है कि वो फ्यूचर में कोई न कोई चमत्कार जरूर करके दिखाएगा। सुकुमोटो के डेली रूटीन में लगातार दौड़ना और प्रैक्टिस करना शामिल हो चुका है, लेकिन आज की क्लास में उसने अपनी एक क्लासमेट युबिकाटा से क्लास की सफाई कर देने की रिक्वेस्ट की। वास्तव में युबिकाटा कभी भी क्लास की सफाई नहीं करती थी और उसके हिस्से की सफाई भी सुकुमोटो को ही करनी पड़ती थी। सुकुमोटो उसे कहता है कि वो अब सॉकर क्लब में है, इसीलिए उसे प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन युबिकाटा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी दादी के बीमार होने का झूठा बहाना करते हुए वहाँ से चली जाती है। उधर जिन प्रैक्टिस के दौरान अपने सुपर सॉकर स्किल्स का प्रदर्शन करने लगता है, जिसे देख सीनियर उसकी काफी ज्यादा सराहना करते हैं। अगले दिन युबिकाटा सुकुमोटो को लगातार जॉगिंग प्रैक्टिस करते हुए देखती रहती है। उसके दोस्त भी उसे इतनी ज्यादा मेहनत करते देख काफी ज्यादा उत्साहित महसूस करते हैं। जिन हमेशा की तरह क्लास में लेट आता है और टीचर के सामने अनेक प्रकार के बहाने मारने लगता है, यहाँ तक कि वो अपनी बॉडी दिखाकर टीचर और बाकी लड़कियों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। युबिकाटा अपने सफाई ड्यूटी से बचने के लिए अभी भी दादी के बीमार होने का बहाना मारती रहती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार सुकुमोटो फुटबॉल खेलने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जबकि उसे पता है कि उसके अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है। यह चीज उसे अपने पास्ट के फेलियर की याद दिलाती है। इसी दौरान एक दिन जब बरसात में भी सुकुमोटो लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है, इसे देख युबिकाटा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बाहर निकलकर उसका रास्ता रोक देती है और उसे डांटते हुए कहती है कि फुटबॉल खेलना तुम्हारे बस की बात नहीं, चाहे वह जितने भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो जिन की तरह नहीं बन पाएगा। इस पर सुकुमोटो उसकी चिंता करने के लिए उसे थैंक्स करते हुए सिर झुकाता है और फिर से दौड़ना शुरू कर देता है। इसे देख युबिकाटा कंफ्यूज हो जाती है। वापस स्कूल जाते हुए युबिकाटा जिन के ग्रुप के पास से होकर गुजरती है, जहाँ की वे बारिश से शेल्टर पाने के लिए बैठे हुए थे। उनकी बातों से उसे पता चलता है कि आखिर इतनी बारिश में सुकुमोटो को दौड़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो हमेशा क्लब में लेट आता है और उसका कारण था क्लास की सफाई करना। इसे सुन युबिकाटा तेजी से सुकुमोटो के पीछे जाने लगती है और उसे फिर से फुटबॉल छोड़ने की सलाह देने लगती है, क्योंकि यह उसे सूट नहीं करता। सुकुमोटो इसे समझने से इनकार कर देता है, यह कहते हुए कि फुटबॉल में उसे हमेशा से इंटरेस्ट था और वह इस काबिलियत को पाना चाहता था, भले ही वह असफल क्यों ना हो जाए, फिर भी वो अपने जीवन को सार्थक मानेगा। इसे सुन युबिकाटा को अपनी गलती का एहसास होता है और वह रुक जाती है, जबकि सुकुमोटो आगे बढ़ते हुए चला जाता है। युबिकाटा घर जाकर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगती है कि वह बचपन में अपने सपने को पाने के लिए कितनी जुनूनी थी। यह सोच उसके मन में सुकुमोटो के लिए सम्मान का भाव उत्पन्न करता है। प्रैक्टिस के दौरान क्यूसु सुकुमोटो को आसानी से छकाता रहता है। बेचारा सुकुमोटो बॉल को टच भी नहीं कर पाता। इस पर सुकुमोटो उसे कैसे डिफेंड करना है इसको सिखाने की उसे रिक्वेस्ट करता है। क्यूसु मान जाता है। अगले दिन युबिकाटा और उसके दोस्तों का नजरिया सुकुमोटो के लिए थोड़ा अलग था। वे उसकी ईमानदारी और जेंटलनेस से काफी ज्यादा खुश थे, पर वे उसे तंग करने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़ते। जिम क्लास के दौरान सुकुमोटो गलती से सॉकर क्लब की ड्रेस पहनकर आ जाता है, जिसे देख उनमें से एक लड़के को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। फिर वह उसे चैलेंज करते हुए अपने फुटबॉल कौशल को दिखाने लगता है और ड्रिबल करते हुए उसे छकाने लगता है, पर सुकुमोटो भी हार नहीं मानता। वह टैकल करते हुए बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख लड़कियां काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है, लेकिन वह लड़का फिर से बॉल को हासिल कर लेता है, जिस पर सुकुमोटो भी फिर से उसे ब्लॉक करने में सक्षम हो जाता है और फिर दोनों में गेंद के लिए सख्ती संघर्ष शुरू हो जाती है। लेकिन सुकुमोटो आसानी से बॉल को हासिल कर लेता है, पर जैसे ही वह आगे बढ़ता है वह लड़का उसके शर्ट को पकड़कर खींचने लगता है। इसे देख युबिकाटा सुकुमोटो के लिए जोर जोर से चीयर करने लगती है, जिसे देख बाकी लड़कियां भी चौंक जाती है। इस प्रोत्साहन ने सुकुमोटो को आगे बढ़ने की ताकत तो दी, पर वह फिर भी शॉट मारने से चूक गया। अगले दिन युबिकाटा अपनी ड्यूटी स्वयं करने का फैसला करती है ताकि सुकुमोटो टीम के साथ प्रैक्टिस कर सके। इसे सुन सभी हैरान रह जाते हैं। जिन
सुकोमोटो उसे युबिकाटा के साथ चिढ़ाने भी लग जाता है। उसी शाम कैप्टन मिजुकी सभी प्लेयर्स के सामने यह घोषणा करता है कि उनकी टीम का अब एक नया मैनेजर है जो कि युबिकाटा होती है। इसे सुन सभी प्लेयर्स काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल और अनईजी फील करने लगते हैं, लेकिन सुकोमोटो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। बाद में जिन और सुकोमोटो मिलकर उनके एक सीनियर कासाहेजा की प्रैक्टिस में देर रात तक मदद करते हैं। प्रैक्टिस के बाद वे साथ ही डिनर करने के लिए जाते हैं। सुकोमोटो अपने सीनियर्स की तहे दिल से प्रशंसा करता है, जबकि जिन अपने टीम की कमियों को खुलकर बयां करता है। इस पर कासाहेजा जोर जोर से हंसते हुए अपनी कमियों को स्वीकार करता है और कहता है कि अगले इंटर स्कूल टूर्नामेंट में उसे किसी भी तरह सेलेक्ट होना है, क्योंकि शायद यह उसका लास्ट टूर्नामेंट होगा। इसे सुन सुकोमोटो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। कासाहेजा जानता है कि उसकी टीम में सेलेक्ट होने की गुंजाइश काफी ज्यादा कम है। बाद में जिन सुकोमोटो को बताता है कि यह उसका लास्ट टूर्नामेंट इसलिए है क्योंकि उसकी दादी बीमार है, जिसके कारण वो यह जगह छोड़कर जा रहा है। कासाहेजा सच में ही काफी कड़ी मेहनत कर रहा था और स्टार्टिंग लाइनअप में जगह बनाने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। अगले दिन सुकोमोटो लगातार युबिकाटा के ऑर्डर का ही पालन करता है और शाम होने पर वो कासाहेजा की प्रैक्टिस में उसकी मदद करता है। कुछ दिन बाद 17 फ्रंट प्लेयर का लिस्ट अनाउंस होता है। सभी काफी डरे हुए हैं। सुकोमोटो मन ही मन कासाहेजा के लिए प्रे करने लगता है कि वह सेलेक्ट हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली 17वें प्लेयर के रूप में जिसको चुना गया है वो सुकोमोटो होता है। कोच इस फैसले के बारे में किसी को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसे सुन सभी हैरान रह जाते हैं। कासाहेजा खड़ा होता है और सुकोमोटो को सॉकर फील्ड में मिलने के लिए बुलाता है। सुकोमोटो उसके लिए काफी ज्यादा दुखी है। इधर कासाहेजा बाथरूम में छुपकर बहुत ज्यादा रोता है, जबकि उधर सुकोमोटो दुखी होते हुए अपने 17 नंबर की जर्सी देखता रहता है। बाद में सॉकर फील्ड में उसे कासाहेजा मिलता है, जो कि सुकोमोटो को फुटबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए आया था। इसे देख सुकोमोटो रो पड़ता है। ग्रुप स्टेज के पहले मैच में साइसा की टीम का सामना टेटियामा टीम के साथ होता है। सुकोमोटो को रिजर्व प्लेयर के रूप में रखा जाता है। युबिकाटा उसे कई सारे बाहरी काम करवाती है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि कोच उसे ग्राउंड में उतारेंगे। बेंच में बैठकर भी सुकोमोटो अपने टीममेट्स का उत्साह बढ़ाने की कोई कसर नहीं छोड़ता। साइसा की कई सारे मौके पाती है, पर सभी मौके बेकार चले जाते हैं। गोलकीपर के अनुसार गेम की गति बहुत ही धीमी और सुस्त है, इसलिए अगर दूसरी टीम काउंटर अटैक पर उतर आई तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। कोच को भी काफी ज्यादा ऊब महसूस होने लगती है, क्योंकि खिलाड़ी ऐसे भाग रहे थे मानो वो मिट्टी के दलदल में खेल रहे हो। तभी वे सुकोमोटो की ओर देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उत्साह से भरा हुआ था, इसीलिए वे उसे ग्राउंड में भेजने का फैसला करते हैं। इसे सुन सभी कोई हैरान रह जाते हैं। नंबर 11 के सब्स्टिट्यूट के रूप में सुकोमोटो को उतारा जाता है, जो कि उसे हेडबट देते हुए इनकरेज करता है। उसके टीम में शामिल होते ही वह अपने भोलेपन और जोशीलेपन के कारण टीम में एक नई ऊर्जा भर देता है। दर्शकों को यह देख ऐसा लगता है कि शायद सुकोमोटो उनका कोई सीक्रेट वेपन है, लेकिन दुर्भाग्यवश वो लगातार बॉल मिस करता रहता है और लोगों की हंसी का पात्र बनता रहता है। पर वह फिर भी हार नहीं मानता। वह बस दौड़ता रहा और दौड़ता रहा। सुकोमोटो जो कर सकता था उसका उसने भरपूर प्रयास किया, और तभी एक तेजी से बाहर जाते हुए बॉल को उसने कुछ इस स्फूर्ति के साथ रोका कि पूरी टीम में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हो गया और टीम काफी ज्यादा फास्ट खेलने लग गई। इसके बाद तो वे ओपोनेंट पर एक के बाद एक अटैक करने लग गई। दर्शक और खिलाड़ी सभी ने पूरे जोर शोर से टीम का हौसला बढ़ाया। युबिकाटा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुकोमोटो कुछ ऐसा भी कर सकता है। मैच के बाद सुकोमोटो और युबिकाटा साथ में सबवे से होते हुए घर की ओर जाने लगते हैं। सुकोमोटो काफी ज्यादा उदास है, क्योंकि वह ऐसा कुछ खास नहीं खेल पाया। इतना ही नहीं, उसे एक येलो कार्ड भी मिला। उसकी वजह से ओपोनेंट को एक पेनल्टी भी मिली। वो तो भाग्य अच्छा था कि गोलकीपर ने गेंद को ब्लॉक कर दिया और जवाबी हमले में जिन को गोल करने का एक अच्छा मौका मिल गया और उसी गोल के साथ टीम जीत गई। युबिकाटा उसके इस उदासी भरे नजरिए पर उसे डांटने लगती है, जिससे कि वहाँ बैठे सबका ध्यान उन पर आकर्षित हो जाता है। फिर वह उसे कैमरा देते हुए वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सुकोमोटो वीडियो देखता है जहाँ सभी कोई उसके खेल की प्रशंसा कर रहे थे और उसे चीयर कर रहे थे। इसे देख उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ट्रेन से उतरने ही वाला होता है कि तभी एक आदमी उसे रोक देता है। इस आदमी ने भी उसके साथ यह वीडियो देखी थी और काफी ज्यादा रोने लग गया था। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम क्याजू है, जो कि साकू सॉकर टीम का कैप्टन है। फिर वह अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि वो सुकोमोटो के साथ एक फुटबॉल मैच खेलना चाहता है। इसे सुन सुकोमोटो घबरा जाता है। फिर वह बॉल को अपनी अंगुली में घुमाने लगता है। इसे देख सुकोमोटो भौचक्का रह जाता है। फिर वह आगे कहता है कि वो उनके कैप्टन मिजुकी का दोस्त है और फिर वो मिजुकी के इंजरी के बारे में बताते हुए कहता है कि अगर वो टीम में वापस आ गया तो सुकोमोटो को मौका नहीं मिलेगा। सुकोमोटो यह बात जानता है, पर वह मिजुकी के वापस आने पर और भी ज्यादा खुश होगा। वह सुकोमोटो को एक स्पोर्ट्स सेंटर ले जाता है, जहाँ वो कई लड़कियों को फुटबॉल खेलते हुए देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। फिर वह उसे मैच के लिए सॉकर फील्ड में ले जाता है। वो दोनों दो डिफरेंट टीम में डिवाइड हो जाते हैं। सुकोमोटो की टीम को उस पर काफी ज्यादा भरोसा है, क्योंकि उसने साइसा की टीम की जर्सी जो पहनी थी। इधर भले ही क्याजू बॉल के साथ पागलों जैसी हरकत कर रहा था, पर सभी को यह पता है कि मैच के समय वह एक मॉन्स्टर की तरह खेलता है। मैच शुरू होता है और बस कुछ
बेसिक पास करके क्यूजो की टीम अपनी बढ़त बना लेती है। इसके बाद तो क्यूजो के हल्के से असिस्ट से ही सुकुमोटो की टीम काफी ज्यादा गोल खा जाती है। फर्स्ट हाफ समाप्त होता है। सुकुमोटो यह देख चौंक जाता है कि 10 मिनट के खेल में ही क्याजो की टीम ने इतनी बड़ी बढ़त बना ली। सभी प्लेयर्स आपस में क्याजो के अमेजिंग स्किल्स के बारे में बातें करने लगते हैं। उसने तो बॉल को शूट भी नहीं किया बल्कि केवल दूसरों को पास किया। इसे सुन सुकुमोटो रियलाइज करता है कि क्याजो खुद को होल्ड बैक कर रहा है। सेकंड हाफ शुरू होने से पहले सुकुमोटो क्याजो को कहता है कि वह इस तरह से अपने स्किल्स को न छुपाए। इसे सुन क्याजो कंफ्यूज हो जाता है और उसे कहता है कि वो केवल इसलिए पास कर रहा है क्योंकि फिलहाल इसकी ही जरूरत है। चाहे प्रैक्टिस मैच हो या ऑफिशियल मैच, वो हर मैच में गंभीर रहता है। जब जिस चीज की जरूरत होती है वो उसी चीज का इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे मैच जीतना है और यही एकमात्र उसका लक्ष्य है। वो यह भी देखना चाहता है कि सुकुमोटो फुटबॉल कैसे खेलता है। दूसरा हाफ शुरू होता है और इस बार क्याजो एक पावरफुल शॉट मारकर ओपोनेंट के नेट को झकझोर कर रख देता है। बस यही नहीं, वो बॉल ब्लॉकिंग में भी काफी ज्यादा अच्छा है। इसी की वजह से सुकुमोटो की टीम एक भी स्कोर नहीं कर पाती। स्कोर अभी तक 20 मिनट में 0 थी। इसे देख सुकुमोटो निश्चय करता है कि वो किसी तरह एक सम्मानजनक गोल तो करके ही रहेगा। साथ ही वो अपने खेल की शैली को भी क्याजो को दिखाएगा। वो भागता है और भागता ही रहता है जिससे कि ऑपोजिट टीम का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर सुकुमोटो की टीम एक दूसरे को बॉल पास करके आसानी से एक गोल तो मार ही देती है। इस गोल को पूरे ग्रुप ने बड़ी ही खुशी के साथ सेलिब्रेट किया। सुकुमोटो भी अपने टीममेट से काफी ज्यादा खुश है। मैच तब तक जारी रहता है जब तक कि सुकुमोटो थककर बेहोश नहीं हो गया। आखिर में क्याजो को उसे ले जाने के लिए मिजुकी को बुलाना पड़ता है। इससे पहले कि मिजुकी सुकुमोटो को उठाकर घर ले जाता, क्याजो उसे कहता है कि उसे उनके बीच होने वाले मैच का बेसब्री से इंतजार है। चेंजिंग रूम में जिन देखता है कि सुकुमोटो के जूते तो बिल्कुल ही बुरी तरह से खराब हो गए थे। तभी अचानक उनका एक सीनियर जिसका नाम किमिशिता है वो गुस्से से वहाँ पर आता है और क्यूसु को ग्राउंड में अपना सामान छोड़ाने के लिए उसे डांटने लगता है। अगर उसने फिर से कुछ छोड़ा तो वह उसे मसल कर रख देगा। शाम को जिन और सुकुमोटो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोर पर सुकुमोटो के लिए जूते खरीदने जाते हैं, लेकिन वहाँ वे यह देख चौंक जाते हैं कि उस दुकान के काउंटर में किमिशिता बैठा हुआ था। वास्तव में वो उसके फैमिली की ही स्टोर थी। तभी किमिशिता जिनको आइसक्रीम लाने के लिए कुछ पैसे देकर भेज देता है और सुकुमोटो से पूछता है कि वो यहाँ क्या लेने आया है। सुकुमोटो को एक जोड़ी जूते बेचने के बाद किमिशिता कहता है कि वो कभी भी सुकुमोटो को बॉल पास नहीं करेगा क्योंकि वह बहुत ही बुरा खेलता है। टीम और कोच ने उसे एक्सेप्ट कर लिया हो पर किमिशिता उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसे सुन सुकुमोटो दुखी हो जाता है और जिन से पास को रिसीव करने के टेक्निक को पूछने लगता है। इसी दौरान उधर शॉप पर किमिशिता को सुकुमोटो के खराब शू पड़े मिलते हैं। वो इस सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार 2 महीने में ही किसी के जूते इतने खराब कैसे हो सकते हैं। अगली सुबह किमिशिता फिर से अपने फियर्स एटीट्यूड के साथ फर्स्ट ईयर के चेंजिंग रूम में प्रवेश करता है। उसे देख सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं सुकुमोटो को छोड़कर। सुकुमोटो गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत करता है। फिर किमिशिता उसे उसके पुराने जूते वापस कर देता है जो कि उसने रिपेयर कर दिया था। इसे देख सुकुमोटो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। प्रैक्टिस मैच के दौरान किमिशिता सुकुमोटो को कोई भी पास नहीं देता। इसे देख सुकुमोटो को क्याजो और जिन की बात याद आने लगती है और उसे रियलाइज होता है कि दौड़ना ही इनफ नहीं है बल्कि उसे ऐसे स्पॉट को ढूंढना होगा जहां पर उसके टीममेट्स के लिए बॉल पास करना आसान हो। किमिशिता देखता है कि सुकुमोटो अच्छी पोजीशन में मूव कर रहा है। इसे देख वो सुकुमोटो को बॉल पास कर ही देता है। सुकुमोटो इस मौके का फायदा उठाने के लिए आगे बढ़ता तो है पर उससे शॉट मिस हो जाता है। किमिशिता के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता। अगले दिन ही एक और इम्पोर्टेंट मैच हुआ जिसमें कि जीतने वाला सेमीफाइनल की ओर जाएगा। इस मैच में जिन ने बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सुपीरियर स्किल का प्रदर्शन किया और एक गोल मारते हुए टीम को जबरदस्त जीत दिलाई। सभी ने उसके प्रतिभा की काफी ज्यादा सराहना की। वही बात करे सुकुमोटो की तो वह तो जिन से इतना अधिक प्रभावित हो गया कि फूट फूट कर रोने ही लग गया। जिन हमेशा ही मैच के दौरान अपना 100% देने की कोशिश करता है। कोच कहते हैं कि टीम को कल आराम करने के लिए एक दिन की छुट्टी मिलेगी। इसे सुनते ही सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिन सुकुमोटो को घूमने के लिए पूछता है पर सुकुमोटो थोड़ा बिजी हो कहकर इसे मना कर देता है। जिनको पता है कि सुकुमोटो की व्यस्तता उसकी रनिंग प्रैक्टिस है, वह उसे इतनी अधिक प्रैक्टिस न करने की सलाह देता है। वैसे भी उसके पास टीम को देने के लिए अभी भी 3 साल का समय है। पर सुकुमोटो कहता है कि 3 साल यूं ही देखते देखते चले जाएंगे और अगर उसने कोशिश नहीं की तो वह पीछे छूट जाएगा। उसके दृढ़ संकल्प को देख जिनको रियलाइज होता है कि वह बिल्कुल सही तो कह रहा है। ऐसा उसके साथ पहले भी हो चुका है जब उसके केयरलेसनेस के कारण उसे काफी कुछ खोना पड़ा था। फिर जिन अपने सामानों को नीचे रख देता है और सुकुमोटो के साथ दौड़ने का फैसला करता है। वे दोनों खुशी खुशी दौड़ ही रहे होते हैं कि तभी जिन किसी से टकरा कर नीचे गिर जाता
जाता है। ये युविकाटा होती है। वो उन दोनों को डांटते हुए कहती है कि उन्हें यह डे ऑफ बॉडी को आराम करने के लिए दिया गया है ताकि उनका शरीर ठीक रह सके। सेमीफाइनल मैच के दिन चेंजिंग रूम में जब टीम डिस्कस कर रही होती है तभी युविकाटा सभी को बताती है कि सुकुमोटो अभी भी टॉयलेट में है। उधर इस दौरान टॉयलेट में सुकुमोटो को एक लड़की जैसा दिखने वाला लड़का मिलता है जो कि खुद को क्याजू का छोटा भाई बताता है। उसने सुकुमोटो के बारे में क्याजू के मुंह से काफी कुछ सुना है। जाते हुए वो उसे यह मैसेज देता है कि अगर उन्होंने यह मैच जीत लिया तो वे ऑफिशियल तौर पर उनसे खेलने के लिए सक्षम होंगे। पर यह बात सुकुमोटो के समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। सेमीफाइनल मैच शुरू होता है। दर्शकों में उत्साह की लहर देख सुकुमोटो भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जबकि कैप्टन मिजुकी काफी ज्यादा नाराज था क्योंकि उसे खेलने की परमिशन जो नहीं दी गई थी। टीम साकू, क्याजू और वह लड़का सभी इस मैच को काफी गौर से देख रहे थे। उन्हें यकीन है कि साइसा की टीम उनके ओपोनेंट से काफी ज्यादा बेहतर है और इसी अनुसार ही साइसा की टीम अपनी बेहतर प्रदर्शन देने लगती है। लेकिन इसके विपरीत विरोधी टीम बॉल को निशाना न बनाकर जिन के पैरों को ही निशाना बनाने लगती है, जिससे कि जिन बुरी तरह से नीचे गिर जाता है। पर फिर भी रेफरी उसे कोई भी कार्ड नहीं देता। इसे देख ओपोनेंट टीम और भी ज्यादा वायलेंटली खेलने लगती है। अगर ये जारी रहा तो प्लेयर्स हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे। इसे महसूस कर कोच सुकुमोटो को फील्ड में भेजने का निश्चय करते हैं। सुकुमोटो काफी नर्वस होते हुए फील्ड में एंट्री करता है। आखिर ये एक इम्पोर्टेंट मैच जो था, लेकिन लोगों का उसके प्रति भरोसा और उत्साह को देखकर वो वापस से अपनी ऊर्जा को गेन कर लेता है और फुल स्पीड के साथ टीम के अटैकिंग को ज्वाइन करता है। किमिशिता पेनल्टी एरिया में जिन को बॉल पास करता है और जिन का शॉट पोस्ट में लग जाता है। बॉल बाउंस होकर वापस आती है और सुकुमोटो इस मौके का फायदा उठाकर बॉल को हेडर मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओपोनेंट सुकुमोटो के चेस्ट पर ही किक कर देती है, जिससे कि वो फेंट हो जाता है। ओपोनेंट टीम उसके स्ट्रेचर पर लेटकर मैदान छोड़ने को लेकर उसका मजाक बनाने लगते हैं। सुकुमोटो हार न मानने का निश्चय करता है और रोल करते हुए स्ट्रेचर से नीचे उतर जाता है और खड़ा होने की कोशिश करने लगता है क्योंकि वह खेलना जारी रखना चाहता है। लेकिन तभी कैप्टन मिजुकी उसे उठा लेता है और कहता है कि बाकी का काम अब वह संभालेगा। इसके बाद कैप्टन फील्ड में एंट्री करता है। सभी उसे देख काफी ज्यादा खुश होते हैं। मैच में अब केवल 7 मिनट ही बचे थे, लेकिन मिजुकी घोषणा करता है कि वो अगले 5 मिनट के अंदर ही एक गोल करके दिखाएगा। ऑपोजिट टीम के 3 प्लेयर उसे घेर लेते हैं ताकि वह बॉल को ना छू सके। इधर जिन बॉल को ड्रिबलिंग करते हुए ले जा रहा होता है और उधर मिजुकी बिल्कुल हिल भी नहीं रहा। तभी मौके का फायदा उठाकर मिजुकी अचानक तेज गति से घेरे से बाहर निकल जाता है। वह इतना तेज है कि तीनों लोगों द्वारा खींचने पर भी वे उसे रोक नहीं पाते। तभी वह बॉल की दिशा में काफी ऊंचा उछलते हुए अपने हेडर से गोल कर ही देता है। इसी के साथ मैच समाप्त हो जाता है और साइसा की टीम यह मैच जीत जाती है। कैप्टन मिजुकी सुकुमोटो को कॉन्फिडेंस रखने के लिए इनकरेज करते हैं क्योंकि वह यूजलेस नहीं है। सुकुमोटो और जिन फिर से उस छोटे लड़के से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि वह लड़का तो साकू हाई स्कूल का सबसे बेस्ट प्लेयर है। कोच टीम को साकू हाई स्कूल के सेमीफाइनल मैच की वीडियो को दिखाते हैं क्योंकि फाइनल में उनकी टक्कर उसी टीम से होने जा रही थी। साकू टीम ने ओपोनेंट को 3-0 से आसानी से हरा दिया था। कोच उन्हें यह पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि यह अब तक की साकू हाई स्कूल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। 4 स्ट्राइकर के साथ इस टीम में गोलकीपर जंका, डिफेंडर ताजू, सेंटर क्याजू और सबसे खतरनाक स्ट्राइकर सुजी शामिल है, जिसने की अभी तक टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल मारे हैं। पर कोच यह भी कहते हैं कि साइजा की टीम भी अपने 3 मैन स्ट्राइकर जिन, मिडफील्डर केजाई और लेफ्ट विंगर मिजुकी के साथ काफी ज्यादा मजबूत है। मीटिंग के बाद सुकुमोटो फिर से प्रैक्टिस के लिए जाने ही वाला होता है कि तभी उसके टीममेट्स उसका रास्ता रोक देते हैं, इस डर से कि कहीं वो थकावट से मर न जाए। खैर वो प्रैक्टिस न करके अपने माँ के वर्क प्लेस में चला जाता है, जो कि एक व्हीलचेयर में बैठी बच्चों के साथ खेल रही थी। अब क्योंकि वह आज जल्दी निकला है तो वह अपने माँ के साथ घर जाने का निश्चय करता है, जिसे सुन उसकी माँ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसकी माँ उसे उसकी जर्सी दिखाती है जो कि उन्होंने धो दी थी। इसे देख सुकुमोटो खुश हो जाता है। उसकी माँ को विश्वास नहीं होता कि वो कल के फाइनल मैच में साइसा की टीम के स्टार्टिंग लाइनअप में है। सुकुमोटो के नहाने जाने पर उसकी माँ उसके मैसेजेस को देखती है, जिसमें कि उसे लोगों द्वारा दी गई दुआएं और प्रोत्साहन भरे हुए थे। इसे देख वो काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। इसी दौरान टीम के सभी प्रमुख सदस्य फाइनल की अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। कोच साहब किमिशिता के शॉप में जाते हैं और उसे कहते हैं कि वह उनके टीम के की टैलेंट को ऊंची उड़ान भरने में मदद करे। किमिशिता रियलाइज करता है कि चौथा की प्लेयर जिसका कोच ने जिक्र भी नहीं किया वह और कोई नहीं बल्कि वह खुद ही है। अगली सुबह दोनों टीम सॉकर फील्ड में अपने किट के साथ पहुंच जाते हैं। दोनों साइड्स एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं उनके कोच आपस में घर परिवार की बातें करने लगते हैं। सुकुमोटो प्लेयर ओनली पैसेजवे में एंटर करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। उसे लगता है कि वह कोई प्लेयर नहीं है। न ही केवल सुकुमोटो बल्कि वह
गार्ड सूजी को भी रोक देता है, जो कि साकू टीम का स्ट्राइकर है। गार्ड्स को इनकी हाइट को देख इनके प्लेयर होने पर शक होता है, लेकिन तभी सुकुमोटो इन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को सूजी का इंट्रोडक्शन देता है। खैर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें जाने देते हैं और सूजी सुकुमोटो को उसके लिए तहे दिल से आभार प्रकट करता है और जाते हुए वो प्रॉमिस करता है कि वह उनके विरुद्ध काफी ज्यादा गोल मारेगा। लॉकर रूम में साइजा की टीम को बाहर से सुनने को मिलता है कि साकू टीम यह मैच आसानी से जीत जाएगी। कोच कहते हैं कि साकू टीम ने काफी ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं, इसीलिए सभी उन्हें ऊंचा दर्जा देते हैं, पर हम इस मैच को जरूर से जीतेंगे। कप्तान मिजुकी भी अपने मोटिवेशन स्पीच द्वारा टीम के मेंबर में काफी ज्यादा ऊर्जा भर देते हैं। सुकुमोटो को गर्मजोशी से भरे सब कहने की जिम्मेदारी दी गई थी, जिस पर वह भी हर किसी के उम्मीदों पर खरा उतरता है। फिर सभी से एक एक कर हाथ मिलाते हुए वह उनको ग्राउंड की तरफ भेजने लगता है। दर्शक पूरे जोर शोर के साथ उन दोनों टीम का चीयर करने लगती है और इसी के साथ मैच शुरू होता है। किमिशिता बॉल को मिजुकी को पास करने के बजाय राइट विंग में जिन को पास कर देता है, लेकिन स्ट्रेंजली जिन बॉल को कंट्रोल करने में असफल हो जाता है। इसे देख सुकुमोटो सहित सभी लोग चौंक जाते हैं, जरूर उसे किसी बात की तकलीफ हो रही है। यहाँ तक कि जिन को भी इसका यकीन नहीं होता कि वो बॉल को महसूस ही नहीं कर पा रहा। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसे यह समझ में आ जाता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि उसका ओवर एक्साइटमेंट है। वह तुरंत ही अपने फॉर्म को हासिल कर लेता है और स्किलफुली ओपोनेंट के डिफेंडर्स को छकाते हुए बिना किसी को पास दिए सीधे ही पोस्ट की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोल शूट करता, क्याजू उसे ब्लॉक कर देता है और वह गोल करने में असफल हो जाता है। भले ही वह गोल ना कर सका हो, लेकिन उसके इस करतब को देख सभी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उन्हें एक कॉर्नर किक मिलता है। क्याजू रियलाइज करता है कि साइजा की टीम जो कि लगभग गुमसी हो चुकी थी, इन दो लड़कों के आने से काफी ज्यादा रिवाइव हो चुकी है। इधर जिनको फिर से बॉल मिलने पर वो खुद ही इसे फिनिश करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार सूजी इसे आसानी से छीन लेता है और साइजागी के डिफेंडर्स को आसानी से ड्रिबल पास करते हुए गोल को पोस्ट में शूट कर देता है। लेकिन सौभाग्य से गोलकीपर का ध्यान पूरी तरह से बॉल पर ही था, जिससे वह गोल बचाने में सफल हो जाता है। सूजी रिग्रेट करते हुए कहता है कि उसका यह शॉट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। फिर वह जिन के पास जाता है और उसे सेखी बगाड़ते हुए कहता है कि उसने जिन से भी ज्यादा लोगों को छकाया है, लेकिन जब जिन इसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो वो वहाँ से चला जाता है। सूजी के खतरे को भाप साइजाकी के चारों डिफेंडर्स उसके पीछे लग जाते हैं। सुजुकी भी यह मैच देखने के लिए आई है। वो सूजी के खेल को देख बिल्कुल ही अचंभित हो जाती है, क्योंकि वह साइजाकी के डिफेंडर्स को ऐसे छका रहा था मानो वह उनके साथ बच्चों की तरह खेल रहा हो। उनके पास उसे रोकने का कोई भी रास्ता नहीं था। तभी बॉल किनारे की तरफ चली जाती है। इस बार यह साइजाकी का थ्रो इन था। डिफेंडर्स को हाफते हुए देख सूजी उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें उकसाने लगता है। किमिशिता मिजुकी को बॉल पास करता है। उसे अपने कप्तान पर पूरा भरोसा है। मिजुकी ओपोनेंट को ड्रिबल करते हुए और डिफेंस को आसानी से छकाते हुए 400 मीटर की दूरी से ही पोस्ट पर शूट कर देता है। शॉट इतना पावरफुल था कि गोलकीपर को उसे दूर ढकेलने के लिए दोनों मुट्ठियों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि साइजा की टीम को एक कॉर्नर किक मिल जाता है। कियाजू तुरंत ही अपने 3 खिलाड़ियों को मिजुकी को मार्क करने के लिए भेज देता है। कॉर्नर किक के लिए किमिशिता तैयार है। मिजुकी जंप करते हुए किमिशिता को बॉल को उसकी तरफ भेजने की संकेत देने लगता है। किमिशिता क्रॉस करते हुए बॉल को मिजुकी के पोजीशन में पहुंचा देता है, जिस पर मिजुकी वॉली मारता है, पर गोलकीपर को बीट नहीं कर पाता। कोच सुकुमोटो से कहता है कि वो इन सब चीजों को ध्यान से देखे, क्योंकि मिजुकी तुमको और पूरी टीम को इसके द्वारा एक मैसेज देना चाहता है। कोच ने मिजुकी को मैच से पहले सावधानी बरतते हुए खेलने की सलाह दी थी, क्योंकि वह अभी भी इंजर्ड है, लेकिन इस मैच में वो अपना 100% दे रहा है। बहुत पहले जब मिजुकी ने टीम ज्वाइन की थी तो वह शेरों के बीच में फेंके गए चूहे के समान था, लेकिन उसके ग्रैंडफादर की इनकरेजमेंट की वजह से उसने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा और आज वह इस मुकाम तक पहुंच गया है। इधर मैच में मिजुकी इतने ज्यादा घेरे जाने के बाद भी बॉल को पोस्ट तक ले जाने में सक्षम हो जाता है। वह सुकुमोटो को यह बताना चाहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, अगर उसने पूरी मेहनत की है तो वह जरूर सफल होगा। तभी मिजुकी अपने बाएं पैर से एक शानदार शॉट मारते हुए टीम को 1-0 की लीड दे ही देता है। साइजा की टीम खुशी से जश्न मनाने लगती है। वहीं सुकुमोटो का चेहरा बिल्कुल ही अवाक सा रह जाता है, क्योंकि उसे मिजुकी का मैसेज आखिर मिल जो गया था। साकू टीम अब साइजाकी से पीछे थी, इसीलिए फिर इसको टाई करने की रणनीति बनाने लगते हैं। व्हिसल बजते ही गेम फिर से शुरू हो जाती है। इस बार जिन क्याजू को मार्क करने वाला है। इसे देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। वास्तव में यह उनकी रणनीति का एक हिस्सा है। कोच ने उसे बताया था कि अगर वे साकू टीम से पहले बढ़त बना लेते हैं तो उसे किसी भी तरह से क्याजू को रोकना होगा। अगर वह उसे संभाल पाया तो वह जरूर जीत जाएंगे। लेकिन अचानक साकू की टीम भी एक गोल मार ही देती है और स्कोर बराबर हो जाता है। और अचरज की बात तो यह थी कि जिसने गोल मारा वो और कोई नहीं बल्कि क्याजू ही था, जिनको समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसे हो गया। उसे बस क्याजू के रफ्तार का एक झोंका महसूस हुआ और गोल हो गया। तभी क्याजू जिन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझे मार्क करना है तो तुम्हें अगले 2 साल तक इंतजार करना होगा। सुकुमोटो घबराते हुए जिन को देखने लगता है, क्योंकि उसकी अवस्था कुछ ऐसी हो गई थी मानो वो खुद पर ही
भरोसा खो रहा हो, लेकिन जिन तुरंत ही अपने कंपोजर को रिगेन कर लेता है। भले ही उसे क्याजू को मार्क करने में काफी ज्यादा मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उसकी टीम उस पर पूरा भरोसा दिखाते हैं। फर्स्ट हाफ लगभग समाप्त होने को है और बॉल अभी क्याजू के पास है। वह साइजाकी के डिफेंडर्स को चीरते हुए पोस्ट के काफी करीब पहुंच जाता है और अपना पावरफुल शॉट मारता ही है कि तभी जिन तेजी से आगे आकर अपने फेस से ही बॉल को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि गोल सेफ हो जाता है। लेकिन उसके चेहरे से खून निकलने लगता है, पर जिन बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वह निडरता के साथ उठते हुए मिजुकी से कहता है कि वह कभी भी हार नहीं मान सकता। तभी हमें सुकुमोटो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि बाहर खड़े हुए जिन को जोर शोर से चीयर कर रहा था। साइजाकी और साकू टीम के बीच के फाइनल मैच का फर्स्ट हाफ समाप्त हो जाता है। दोनों टीम ने एक एक स्कोर कर रखा है, लेकिन फिर भी गेम साकू टीम की ओर झुक रखा था। जिनके नाक से अभी भी खून अनियंत्रित रूप से बह रहा है, जिसे देख युबिकाटा उसे तौलिया देती है। तभी सुकुमोटो ऐसे फूट फूट कर रोने लगता है मानो जैसे उसकी टीम हार गई हो। इसे देख सभी उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, पर वह कहता है कि वह इसलिए रो रहा है क्योंकि उनके डेडिकेशन को देख वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गया है। इधर लॉकर रूम में साकू टीम ने ओपोनेंट को हराने के लिए काफी अच्छी तरकीब बनाई है। वे हमेशा की तरह अपने जीत को लेकर दृढ़ संकल्प है। इसी दौरान उधर किमिशिता किचाई के ऊपर पानी फेंक देता है और उसके खराब प्रदर्शन के लिए उसका मजाक बनाने लगता है। जिन सुकुमोटो को बताता है कि किमिशिता और किचाई एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वे दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि तभी कोच वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि सेकेंड हाफ अब शुरू होने वाला है। वे गुस्से से मैदान की तरफ जाने लगते हैं। तभी सुकुमोटो भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है और खेल के प्रति उनके डिटर्मिनेशन का सराहना करता है। इधर क्राउड में सभी को यह लगता है कि साइजा की टीम अब डिफेंस करने लगेगी और यह करते करते ही वो पीछे छूट जाएगी, लेकिन उसके उलट साइजा की टीम साकू टीम पर दबाव डालने लगती है। वे उन्हें बॉल छूने तक का मौका नहीं देती। दर्शक उनकी इस साहसिक रणनीति को देख काफी ज्यादा अचंभित हो जाते हैं। सुकुमोटो भी इसे देख काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर उसे नहीं पता कि यह क्या हो रहा है। इस पर युबिकाटा उसे बताती है कि साकू टीम में गेम चेंजर प्लेयर क्याजू है, इसीलिए वे हर कोशिश कर रहे हैं कि क्याजू तक बॉल ना पहुंच सके। लेकिन यह एक खतरनाक रणनीति है, क्योंकि उसे रोकने के चक्कर में खिलाड़ियों का काफी स्टेमिना खत्म हो सकता है, खासकर उनके स्ट्राइकर्स का। फिलहाल बॉल साकू प्लेयर्स के पास है और साइजाकी प्लेयर इसे पाने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, स्पेशली किचाई, जो कि अपनी पूरी ऊर्जा से बॉल को पाने में लगा हुआ है। कासाहेजा सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि किचाई को सिर्फ गोल मारना पसंद है, न कि गोल के पीछे दौड़ना। पर इस बार तो उसने जिन और मिजुकी को भी इसमें पीछे छोड़ दिया था। बॉल को हासिल करने के अपने आखिरी प्रयास में किचाई इस प्रकार थककर नीचे गिर जाता है कि वापस उठ नहीं पाता। उसके पास मैदान छोड़ने और अपनी उम्मीदों को सुकुमोटो पर रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसी दौरान हमें एक चश्मा पहनी हुई मिस्टीरियस लड़की दिखाई जाती है, जो कि किचाई को मैदान छोड़ते हुए और सुकुमोटो को फील्ड पर एंट्री करते हुए देखने लगती है। सभी कोई नंबर 17 के बारे में बात करने लगते हैं। सुकुमोटो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसकी पैंट ही खुल जाती है, जिसे देख सभी कोई काफी ज्यादा हंसने लगते हैं, जबकि उसकी दोस्त शिजुकी शर्म से लाल हो जाती है। खैर, इस घटना से टीम में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। फिर सुकुमोटो कोच के संदेश को अपने सीनियर्स के कानों में फुसफुसाने लगता है और तुरंत ही अपने टीम को डिफेंस के लिए पीछे हटने के लिए सिग्नल देता है। सूजी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो बॉल को छू सकने में सक्षम जो हो पाएगा। जिन फिर से क्याजू को मार्क करने लगता है, पर क्योंकि क्याजू को लगता है कि जिन उसे रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बॉल को छकाते हुए आगे जाने लगता है। पर तभी सामने से अचानक आकर सुकुमोटो बॉल को छीन लेता है और किमिशिता को पास कर देता है। हमें पता चलता है कि वास्तव में जिन बस केवल क्याजू का ध्यान आकर्षित कर रहा था ताकि सुकुमोटो को बॉल छीनने का मौका मिल सके। तभी बॉल कैप्टन मिजुकी के पास आ जाती है, जिसे कि 3 डिफेंडर्स घेरे हुए थे। उसी दौरान सुकुमोटो और जिन तेजी से दौड़ते हुए मिजुकी के दोनों तरफ से आगे चले जाते हैं। तभी मिजुकी भी बॉल को किमिशिता को पास कर देता है और उसे अटैक ज्वाइन करने के लिए पुश करता है। सभी को लगता है कि बॉल जिन को पास होगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली किमिशिता बॉल को सुकुमोटो को पास कर देता है। इस बार सुकुमोटो फर्स्ट टाइम दौड़ते हुए बॉल को रिसीव कर लेता है, जिसे देख दर्शकों के खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सुकुमोटो जोर से शॉट मारता है, पर सूजी बॉल को रोक देता है। सूजी कहता है कि सुकुमोटो के पास टेक्निक और स्पीड तो है, लेकिन उसका शॉट काफी ज्यादा बुरा है। फिर सुकुमोटो जल्दी से डिफेंड के लिए पीछे की ओर भागने लगता है, लेकिन सूजी और गोलकीपर यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि केवल 2 मैच खेलकर ही सुकुमोटो ने अपने गेम को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। साकू टीम को अटैक करने का एक मौका मिल ही जाता है, पर गोलकीपर काफी शानदार तरीके से इसे रोक देता है। साइजा की टीम का मनोबल काफी ज्यादा हाई था, पर वहीं साकू टीम ओपोनेंट के डिफेंड को भेद पाने में स्ट्रगल कर रही थी। मैच खत्म होने में अब केवल 10 मिनट बाकी थे। बॉल अभी भी क्याजू के पास ही थी और सूजी अभी भी ओपोनेंट के निशाने में था। किमिशिता का पूरा ध्यान सूजी के मूवमेंट पर तो था, लेकिन तभी अनएक्सपेक्टेड रूप से सूजी दौड़ लगाता है और क्याजू के पास को पाने के लिए बेस्ट पोजीशन पर पहुंच जाता है। क्याजू मौका देख बॉल उसे पास कर देता है। सूजी भी उसे निराश नहीं करता और अपने बेहतरीन कौशल का प्रदर्शन करते हुए टीम को एक और गोल की बढ़त दिला देता है। अब साकू टीम साइजा की टीम से 1 गोल से आगे थी। मैच के लिए अब केवल 5 मिनट बचे थे।
थे। सभी काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन अभी भी सुकुमोटो ने हार नहीं मानी थी। वह बड़े आत्मविश्वास के साथ बॉल को स्टार्टिंग पोजीशन पर ले जाता है। इसे देख साइजा की टीम अपना हौसला वापस पा लेती है, पर साकू टीम एक और गोल दागने की फिराक में है। इस बार जिन और सुकुमोटो सर्व करने आए हैं। जिन के पैर बॉल पर टच होते ही ओपोनेंट टीम भूखे शेर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है, जिसे देख सुकुमोटो तो 5 सेकंड के लिए बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है। ओपोनेंट टीम का ध्यान जिन और सुकुमोटो दोनों पर था, जिसका फायदा उठाकर जिन उनको आसानी से पास करते हुए आगे जाने लगता है। सुकुमोटो भी जिन के साथ साथ ही आगे बढ़ने लगता है। दौड़ते हुए सुकुमोटो देखता है कि बाहर बैठे उसके दोस्त भी उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसी के साथ दौड़ रहे थे। वह काफी सुंदर तरीके से जिन से बॉल रिसीव करता है और फिर से उसे पास भी कर देता है। इधर क्याजू बॉल को टैकल करने की कोशिश तो करता है, पर मिजुकी उसके पीछे पड़ा हुआ था और वह उसे ऐसा करने नहीं दे रहा था। वह बॉल को वापस जिन को पास कर देता है। पोस्ट के काफी करीब पहुंचने पर गोलकीपर उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है, पर जिन सुकुमोटो को बॉल पास करते हुए गोलकीपर को भी बीट कर देता है। अब बॉल सुकुमोटो के पास है और पोस्ट खाली है। सुकुमोटो अपना फाइनल शॉट मारता है। मैच खत्म हो चुका है। टूर्नामेंट के खत्म होने पर सभी अपने प्राइवेट रूम में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उन्हें डोरबेल की रिंग सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि ये जरूर सुकुमोटो होगा, पर ये मिजुकी था। कासाहेजा मिजुकी से उनके हार के बारे में बात करने लगता है। अगली सुबह मिजुकी गेट के बाहर कासाहेजा का वेट कर रहा होता है, क्योंकि कासाहेजा अब उन्हें छोड़कर जा जो रहा था। कासाहेजा को पता है कि मिजुकी अभी भी इंजर्ड है, लेकिन उसे यकीन है कि वह जल्द से ठीक होकर वापस से अपने पुराने अवतार में टीम में जरूर आएगा। फिर वह उससे आखिरी विदा लेते हुए स्माइल के साथ ट्रेन में प्रवेश करता है। उसे मिजुकी के साथ अपने पुराने ट्रेनिंग के दिन याद आने लगते हैं, लेकिन जब ट्रेन थोड़ी दूर निकल जाती है तो वह बुरी तरह से टूटकर रोने लगता है। वहीं उसके हौसले को देख मिजुकी पहले से भी ज्यादा डिटरमाइंड हो जाता है। इधर जिन अपने पुराने दोस्तों के साथ मैच खेलने जा रहा था। वे उससे पूछते हैं कि सुकुमोटो क्यों नहीं आया। इस पर जिन झूठ बोलते हुए कहता है कि सुकुमोटो अपने लव लाइफ की वजह से काफी ज्यादा दुखी है, इसलिए वह नहीं आ पाया। इसे सुन उसके दोस्त भी रोने लगते हैं। मैच जल्दी स्टार्ट होने वाला था और वे सुकुमोटो के लिए जीतने का निश्चय करते हैं। तभी जिन को वह पल याद आता है जब सुकुमोटो ने उस फाइनल शॉट को मिस कर दिया था और उसी के साथ गेम खत्म होने की सीटी बज गई थी और उनका सारा होप समाप्त हो गया था। साकू टीम गेम जीत जाती है और साइजा की टीम के मेंबर्स हार के दुख से रोने लगते हैं। जिन की हालत भी वैसी ही थी, लेकिन उसका दुख तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब वह सुकुमोटो को ऑपोजिशन के पोस्ट के आगे बेसुध होकर खड़ा हुआ देखता है। उसकी दुख की सीमा का कोई छोर नहीं था। इस दृश्य को याद करके ही जिन काफी ज्यादा आवेश में आ जाता है और वह बहुत ही जोर से किक मारकर ऑपोजिशन के गोल पोस्ट को भेद देता है। इसे देख उसके दोस्तों को यह महसूस होता है कि कुछ तो बात जरूर है। वे उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। जब उन्हें सुकुमोटो की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वे भी काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। जिनको समझ में नहीं आता कि उसे इस हार का इतना ज्यादा दुख क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसने कई सारे मैच हारे थे, पर इस तरह का दुख तो उसे कभी नहीं हुआ था। इस पर उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि वो किसी के साथ बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। इसी दौरान उधर सुकुमोटो अपने पूरे लगन के साथ जॉगिंग कर रहा था। तभी उसी समय उसका सामना युबिकाटा से होता है। उधर जिन अपने दोस्तों के कहे हुए बातों को याद करते हुए हंसने लगता है और गलती से फुटबॉल के मैदान की तरफ पहुंच जाता है। उधर सुकुमोटो युबिकाटा के साथ कैफे में आया हुआ है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि वह पहली बार किसी लड़की के साथ ड्रिंक कर रहा था। भले ही सुकुमोटो अपने अजीब हरकतों से युबिकाटा से अपने फीलिंग्स को छुपा रहा था, लेकिन युबिकाटा उसकी वास्तविक मनोदशा को भाप लेती है। फिर वह उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। जब वह एक राइटर बनने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट थी, वह काफी लगन से अपने आर्टिकल्स को लिखती थी। वो इसमें इतनी ज्यादा डूब जाती है कि सोना और खाना भी भूल जाती थी, लेकिन इतना प्रयास करने पर भी उसने इसमें कभी सफलता नहीं हासिल की। असफल होने का डर उसे बुरी तरह कचोटता था और वह लगातार अभ्यास करती रहती थी। उसी वक्त उधर जिन टीम्स लॉकर रूम में पहुंचता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि उसके दोस्तों ने लॉकर रूम को साफ करने से मना जो किया था, जिसके कारण वो वहाँ आया था। तभी वो बोर्ड में टैक्टिकल डायग्राम को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सच में ही उस मैच को जीतना चाहता था। इसी दौरान उधर युबिकाटा की बातों को सुन सुकुमोटो के भावनाओं का बांध टूट जाता है। वह खुद को रोने नहीं देना चाहता। वह अपने आप को इनकॉम्पिटेंट मानता है और खुद को ही हार का कारण समझता है। उसे अपने टीममेट्स के उस समय के इमोशंस याद आने लगते हैं। कोई सिसक रहा था तो कोई फूट फूट कर रो रहा था और कई का तो पूरा शरीर ही कांप रहा था, लेकिन उन्होंने उसे बिल्कुल भी ब्लेम नहीं किया। पर उन्हें देख उसे ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर जीत का जज्बा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वह अपने लिए ना सही बल्कि अपनी टीम के लिए पूरी मेहनत करेगा। इसे सुन युबिकाटा उसके कॉलर को पकड़ लेती है और उसे रोने को कहती है, क्योंकि यह उसे उसके दुख से निजात दिलाएगा। जब तक वह हार नहीं मानता हो तब तक उसे स्वतंत्र होकर जीना चाहिए। उसके दोस्तों ने उसे ब्लेम नहीं किया है तो उसे इस तरह के बर्डन को अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। इसे सुन सुकुमोटो अपने टीममेट्स को याद करने लगता है। उनके प्रोत्साहन भरे बातों को सोच वो फूट फूट कर रोने लगता है, जैसे उसके अंदर के सारे जमे हुए दुख बाहर निकल रहे हो। सुकुमोटो खुद को हार के शैडो से बाहर
बाहर निकालने के लिए बहुत ही दृढ़ता से जॉगिंग करने लगता है। तभी अचानक उसकी मुलाकात शिजुकी से होती है। उसे इतना कठिन अभ्यास करते देख शिजुकी को उसके पिछले हार की याद आ जाती है। वह नहीं चाहती कि वो इस तरह से दुखी रहे, इसीलिए वो उसे रात के फेस्टिवल के लिए अपने साथ चलने को इनवाइट करती है। उस रात शिजुकी ने एक सुंदर सा कोमोनो पहना था, जिसे देख सुकुमोटो तो जैसे पागल ही हो जाता है और उसकी प्रशंसा पर प्रशंसा करने लगता है। शिजुकी उसे पुरानी बातें याद दिलाते हुए कहती है कि ध्यान रहे कि वो बचपन की तरह फिर से खो ना जाए। इसे सुन सुकुमोटो एम्बेरस हो जाता है। फिर वह उन बातों को याद करने लगती है जब सुकुमोटो वाटर पोलो खेला करता था और उसकी क्रॉच को पहनता था। इस पर उसके दोस्त भी उसका काफी मजाक उड़ाते थे। बेचारा सुकुमोटो इन सब बातों को याद करके काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा होता है। तभी वह एक नूडल्स के शॉप पर पहुंचता है जहां किमिशिता नूडल्स बना रहा था। सुकुमोटो को देखते ही वह जल्द से इसे उसे खरीदने को कहता है। सुकुमोटो नूडल्स खरीदता है और उसे सुजुकी को देता है, पर तभी वो किसी एक इंसान से जोरदार तरीके से टकराता है और नीचे गिर जाता है। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि कैप्टन मिजुकी था। उसके पीछे पीछे उसके दो सीनियर मेट्स भी उसे मिलते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। शिजुकी को यह देख काफी अच्छा लगता है कि सुकुमोटो के अब कई सारे दोस्त बन चुके हैं। वह उसे उसके हार के लिए उसे सांत्वना देने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि वह एक काफी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। उसके बातों से सुकुमोटो का मन और भी ज्यादा हल्का हो जाता है और वह बेहतर और भी ज्यादा बेहतर बनने का वादा करता है। फिर शिजुकी उसे गोल्ड फिश शॉप से फिश पकड़ने को कहती है, पर इससे वह काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा। शिजुकी याद करती है कि वास्तव में बचपन में जो मेले में खोया था वो सुकुमोटो नहीं बल्कि वो खुद थी। बल्कि सुकुमोटो ने तो उसे प्रोत्साहन देकर उसे घर वापस भेज दिया था। वह इन सब बातों को सोच भावुक हो ही रही होती है कि तभी सुकुमोटो गोल्ड फिश पकड़ ही लेता है। वह शिजुकी के कॉम्प्लीमेंट पर काफी खुश हो ही रहा होता है कि तभी उसके दो दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उसे शिजुकी के पास से खींचकर ले जाने लगते हैं। वास्तव में उन लड़कों ने किमिशिता के स्टॉल को गलती से तोड़ दिया है, जिससे कि अब उन्हें ठीक करना था। लोगों की जरूरत थी तो वो सुकुमोटो को उठाकर ले जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले सुकुमोटो शिजुकी के प्रोत्साहन भरे बातों के लिए उसे थैंक्स करना नहीं भूलता। उसी दौरान कुछ लड़कियां शिजुकी के पास आती है, पर देखती है कि शिजुकी तो अकेले ही रो रही थी। पूछने पर वह भावुक होते हुए बताती है कि उन फुटबॉल प्लेयर्स ने उससे उसके सुकुमोटो को छीन लिया है। आज क्लब के सीनियर्स ने फर्स्ट ईयर वालों को इकट्ठा किया है, लेकिन प्रैक्टिस या जॉगिंग के लिए नहीं बल्कि पढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस खराब रही तो उन्हें समर में एक्स्ट्रा क्लास लेने पड़ेंगे, जिससे कि उनको ट्रेनिंग का मौका नहीं मिलेगा। तभी किमिशिता चश्मा पहनते हुए उन्हें पढ़ाने के लिए उकसाता है। इस पर क्यूसु उसे ज्यादा ज्ञानी होने का दिखावा ना करने को कहता है। इसे सुन किमिशिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किमिशिता सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट्स में से एक था, इसीलिए वो उन लड़कों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। वह अपने कलम के ट्रिक्स को दिखाते हुए उन्हें पढ़ाना शुरू करता है। सुकुमोटो भी किमिशिता का समर्थन करते हुए उन्हें पढ़ाने में मदद करता है। तब एक लड़का यह कंप्लेन करता है कि जिन पढ़ाई न करके खेल रहा है। इसे देख किमिशिता काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पीटने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी जिन उसे अपने एकेडमिक अचीवमेंट्स को दिखाता है। इसे देख सभी चौंक जाते हैं। वह पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा था। किमिशिता उसे पूछता है कि जब वह पढ़ाई में इतना अच्छा है तो वो यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर जिन कहता है कि वो तो यहाँ बस मजे करने आया है। इस पर किमिशिता उसे घर वापस भेज देता है। गर्मियों की छुट्टियों में साइजा की टीम 5 दिन और 4 रात की प्रैक्टिस के लिए कागोशिमा स्टेशन गए। हमेशा की तरह बाकी टीमों के बीच साइजा की टीम अटेंशन का सेंटर थी, स्पेशली उनका चैंपियन कैप्टन मिजुकी। क्यूसु और सुकुमोटो यहाँ आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें यहाँ काफी मजा आने वाला है, लेकिन तभी युबिकाटा उन्हें कहती है कि इस साल सभी स्ट्रॉन्ग टीम पार्टिसिपेट कर रही है, इसीलिए उसे उम्मीद है कि कोई भी प्रैक्टिस के दौरान किसी प्रकार की ढिलाई नहीं करेगा। ट्रेनिंग ग्राउंड में कोच अपनी टीम में जोश भरने का काम करने लगता है। कैप्टन मिजुकी भी फर्स्ट ईयर वालों को कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे स्टार्टिंग लाइनअप में है या नहीं, पर अगर वे अपनी फुल डिटर्मिनेशन और एफर्ट्स दिखाएंगे तो एक न एक दिन वे अपनी जगह इसमें जरूर बना लेंगे। इसे सुन फर्स्ट ईयर वाले खुशी से झूम उठते हैं और वादा करते हैं कि वे पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे और एक दिन अपने सीनियर्स को पीछे छोड़ उनकी जगह कब्जा कर लेंगे। तभी सुकुमोटो को याद दिलाया जाता है कि वो किचाई की जगह ले सकता है। इसे सुन किचाई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे हेडबट मारता है। यूजुई उसे शांत करते हुए बताता है कि किचाई का पोजीशन लेना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वह इस टीम का काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। ओपनिंग मैच बुशो और साइजा की टीम के बीच शुरू होता है। बुशो का 10 नंबर साइजा की टीम को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, लेकिन जब तक हाफ टाइम की सीटी बजती है तब तक वे साइजाकी से 3 गोल खा चुके होते हैं। कैप्टन मिजुकी ने 2 गोल किए थे और जिन ने एक असंभव लगने वाला गोल करके दिखाया था। कोच फर्स्ट ईयर के कुछ रिजर्व प्लेयर को मैदान में उतारने का फैसला करते हैं और सुकुमोटो को किचाई की जगह खेलने का मौका दिया जाता है, पर किचाई ऐसा नहीं चाहता। फलस्वरूप कोच और
किचाई में काफी ज्यादा बहस शुरू हो जाती है। किचाई को ओपोनेंट के डिफेंस से स्ट्रगल करते देख सुकुमोटो को काफी चिंता होती है। किमिशिता उसे बताता है कि किचाई ही क्यों, क्योंकि साइजाकी के 3 अटैकिंग स्पेयर हेड में से एक होने के बावजूद उसने काफी कम गोल किए हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो गोल मारने में इतना ज्यादा आतुर होता है कि ऑपोजिशन के डिफेंडर का ध्यान खींच लेता है, जिससे कि जिन और मिजुकी को काफी ज्यादा स्पेस मिल जाता है। इसलिए उसके लिए सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो धैर्य से काम ले। उधर इस दौरान किचाई ने कैप्टन मिजुकी को बॉल पास किया। कैप्टन ने थोड़ी देर डिफेंडर को छकाते हुए वापस से बॉल उसे पास कर दिया। फिर किचाई ने जल्द से बॉल को गोलकीपर के विरुद्ध ड्रिबल करते हुए एक शानदार गोल का शॉट मार दिया। इसे देख सभी बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो गए। किचाई भी खुशी से फूले नहीं समा रहा था, लेकिन तभी कोच ने उसे रेस्ट देकर सुकुमोटो को उतारने का फैसला लिया। इसे सुन दुख से किचाई इस कदर चिल्लाया कि उसे निकालने के लिए टीम को उसे खींचते हुए बाहर ले जाना पड़ा। साइजाकी ने 4 नए प्लेयर्स को मैच में डाल दिया था, उनमें से एक सुकुमोटो भी था। अपने करीबी दोस्तों को मैदान में देख सुकुमोटो ने यह ठान लिया था कि वो हर कीमत में इस मैच को जिता कर रहेगा। तभी जब सीटी बजी तो वह दौड़ने लगा। वो बॉल के पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन ओपोनेंट ने उसे बॉल टच करने का मौका ही नहीं दिया। फिर भी सुकुमोटो बॉल को फॉलो करता रहा। उसे देख फैंस के साथ साथ ऑपोजिशन टीम भी हैरान रह गई, पर फिर भी ओपोनेंट के ड्रिबल के सामने सुकुमोटो की एक न चली और ओपोनेंट ने एक गोल मार ही दिया। सुकुमोटो कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये क्या हो रहा है। कोच कहते हैं कि बॉल के पीछे केवल अकेले दौड़ते रहना ही काफी नहीं है। पिछले मैच में उसकी चाल सफल रही क्योंकि ओपोनेंट को जिन ने अट्रैक्ट कर रखा था। अगर वह बॉल को मिस करता तो मिजुकी उसे सपोर्ट कर रहा था और किमिशिता पासिंग देख रहा था। वे आगे कहते हैं कि उसे इस मैच को खिलवाने का यही कारण है ताकि वो अपने अंदर की कमियों को जाने और उसका सुधार कर सके। इसी दौरान ऑपोजिट टीम एक और गोल मार देती है। सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की हालत खराब हो चुकी है। सुकुमोटो को पता नहीं कि अब इस मैच को कैसे जीते। तभी क्योसु सुकुमोटो से उसके और किमिशिता के खेल शैली में इतना अंतर होने का कारण पूछता है। तो फिर इतना अंतर क्यों? सुकुमोटो किमिशिता को खुद से बेहतर बताता है, लेकिन क्योसु को लगता है कि उसे बस बॉल को कंट्रोल करना है और अच्छी तरह से सही समय पर शॉट मारना है। बाकी के 2 प्लेयर्स भी अपनी अपनी कमियों को समझने लगते हैं। खैर इस बातचीत के बाद उनके अंदर आत्मविश्वास वापस से रिगेन हो जाता है और वे बस मैच खेलने के लिए नहीं बल्कि उसे जीतने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। सुकुमोटो के चेहरे पर पहले से भी और ज्यादा जीत की भूख दिखाई दे रही थी। क्योसु के ग्रुप को वॉशरूम में एक बड़ी सी ब्रा मिलती है। इसे पाकर वे काफी ज्यादा खुश होते हैं और सोचने लगते हैं कि यह किसकी हो सकती है। उन्हें पक्का यकीन है कि यह युबिकाटा की तो नहीं है। वे खुश होते हुए बात कर ही रहे होते हैं कि तभी युबिकाटा उन्हें पीछे से पकड़ लेती है और उनकी धुलाई कर देती है। फिर वह सभी फर्स्ट ईयर वालों को नीचे एक साथ बुलाती है और कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि वे अपनी इस जीत पर खुश कैसे हो सकते हैं, जबकि सारा काम तो फर्स्ट हाफ में सीनियर्स ने पहले ही कर दिया था। तभी वह नोटिस करती है कि सुकुमोटो तो वहाँ है ही नहीं। तभी क्यूसो से कहता है कि वह 3rd ईयर के सीनियर से मिलने गया है। इधर सुकुमोटो हिबारा से मिलने जाता है, जो कि मैच की वीडियो देख रहा था। सुकुमोटो झिझकते हुए कहता है कि उसे पता चला कि मैच की टेप उसके पास है, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए उससे वह टेप लेने आया है। पर हिबारा सुकुमोटो को यहीं बैठकर टेप देखने को कहता है। मैच देखते हुए हिबारा कहता है कि वह यह मैच टेप 3 बार देख चुका है। इसे देखकर वो अपनी गलतियों से सीख लेकर उसे सुधार करने की कोशिश में है ताकि वह टीम में अपनी जगह पक्की कर सके। इसे सुन सुकुमोटो भी कहता है कि वह भी किचाई की तरह खेलना चाहता है, क्योंकि आखिरकार वो उसी का ही तो रिजर्व प्लेयर है। इस पर हिबारा उसे जोरदार पंच मार देता है और कहता है कि अगर वह किचाई होता तो यहाँ डॉच करता। वह उसे दूसरों के खेल की नकल करने से मना करता है और वीडियो की टेप उसे देते हुए कहता है कि उसे अपने खेल शैली का खुद ही चुनाव करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। अगली सुबह कोच कहते हैं कि वे पिछले दिन की तरह ही सेम फॉर्मेशन को रखेंगे, यह जानते हुए कि फर्स्ट ईयर वालों ने कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। सुकुमोटो को सेंट्रल बैक की पोजीशन में मूव कर दिया जाता है, जिसे सुन सुकुमोटो चौंक जाता है। वह कोच को इसका कारण पूछता है, पर कोच इसे उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता। वे बस उसे गुड लक विश करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। साइजाकी का दूसरा मैच शुरू होता है। उनका सामना जेनु हाई स्कूल से होने जा रहा था। सुकुमोटो को ऑपोजिशन स्ट्राइकर को मार्क करने का काम सौंप दिया जाता है, लेकिन उसके एब्सेंट माइंडेड होने की वजह से वो ऑपोजिशन को गोल करने का मौका दे रहा था। पर लकीली हिबारा सही समय पर आकर बॉल को ब्लॉक कर देता है और अपने हैरत अंगेज डिफेंस मूव को मुजाहरा करते हुए वो अकेले ही ऑपोजिट टीम की अटैकिंग मूव्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे देख सभी हैरान रह जाते हैं। ऑपोजिट टीम के एक प्लेयर के इंजर्ड होने पर ब्रेक के दौरान हिबारा थोड़ा परेशान दिखता है। उसे लगता है कि अगर उसकी टीम ऐसे ही खेलती रही तो वे जरूर हार जाएंगे। तभी उसके टीममेट्स उसके पास आकर उसे कई तरह के सवाल करने लगते हैं। इसे सुन हिबारा कंफ्यूज हो जाता है। फिर हिबारा एक एक कर उन सबके समस्याओं का समाधान करता है और उन्हें एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सेशन देता है। फिर वह एक बहुत ही अच्छी गेम स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है। सुकुमोटो उसे पूछता है कि वो किस तरह से डिफेंस करे कि वो प्रभावी बने। इस पर हिबारा उसे कहता है कि उसे अपने ओपोनेंट के माइंड को रीड करना होगा,
उनके मूव्स का पता लगाना होगा, तभी वह उन्हें रोकने में सक्षम हो सकेगा। बाहर बैठे सीनियर्स हिबारा की इस समझदारी को देख काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। हिबारा हमेशा से ही काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है। वह अपने छोटे कद होने की वजह से भले ही दूसरों से कम्पीट करने में असफल हो जाता था, पर उसने कभी हार नहीं मानी और वह आज टीम के पिलर के रूप में काम कर रहा है। इसे देख उन्हें समझ में आने लगता है कि आखिर क्यों कोच ने सुकामोटो को सेंट्रल डिफेंस के रूप में चुना। लेकिन यूजुई को यह भी लगता है कि कोच का असली मकसद सुकामोटो के स्किल को ट्रेन करना है। नंबर 10 को सुकामोटो अभी भी मार्क किए हुए था, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हिबारा ने उसे सिखाया था, ओपोनेंट के माइंड को रीड करना और उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना, क्योंकि अगर वह ज्यादा पास गया तो ओपोनेंट उसे छकाकर बॉल को आगे ले जा सकता है। लेकिन इस बार भी नंबर 10 अपनी तेज रफ्तार से सुकामोटो को पास करने में सफल हो ही जाता है, जिससे कि साइजा की प्लेयर्स में थोड़ी खलबली सी मच जाती है और हिबारा सुकामोटो को इसके लिए फ्लाइंग किक भी मार देता है। वह उसे लापरवाही किए बिना डिफेंस करने को कहता है। उसकी बातों पर फिर से अमल करते हुए सुकामोटो फिर से नंबर 10 के पीछे लग जाता है और इस बार वो कई हद तक उसे रोकने में सफल भी हो जाता है। वो उसके सारे तरकीबों को समझने लगता है और जितना हो सके उसे उलझाने की कोशिश करने लगता है। इससे नंबर 10 काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो सुकामोटो को थप्पड़ मार देता है। लेकिन सुकामोटो इस पर रुकता नहीं, बल्कि लगातार उसके डिफेंस की तकनीक को यूज करता रहता है। तभी मौके का फायदा उठाकर वो बॉल को उसके चंगुल से छुड़ा लेता है। इसे देख किचाई डर जाता है कहीं उसकी पोजीशन सच में सुकामोटो ना खा ले, इसीलिए वो अपोजिट टीम को चीयर करने लगता है, जिससे कि उसके बाकी के टीममेट्स उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। सुकामोटो अपोजिट टीम के हर प्लेयर के पास से बॉल को छुड़ाने के लिए पूरा मैच भागता रहता है और यह करने में सफल भी रहता है। उसके इस शानदार ग्रोथ को देख यूजुई कहता है कि कोच ने जो सोचा था वो पूरा हो गया। उस रात कैफेटेरिया में कोच सुकामोटो से पूछता है कि क्या उसे डिफेंस में खेलना अच्छा लगता है। सुकामोटो इस पर कुछ कहता ही है कि वो इसे इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं कि कल वो फॉरवर्ड की पोजीशन में खेलेगा। इसे सुन किचाई के सब्र का बांध टूट जाता है और वह रस्सी लेकर उसके गले को बांधने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सौभाग्य से उसके टीममेट्स उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। स्ट्रेटेजी मीटिंग के दौरान कोच अगले मैच में नए खिलाड़ियों के साथ साथ नए फॉर्मेशन को भी आजमाने का फैसला करता है, जिससे कि सीनियर्स को ऐसा लगने लगता है मानो वे अब मैच पक्का हार जाएंगे। इसलिए वे जूनियर्स को धमकाकर अच्छा खेलने की चेतावनी देने लगते हैं। पर इधर सुकामोटो निराश है, वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। जिन उसे जाते हुए देख लेता है। दौड़ते हुए सुकामोटो अपने टीममेट्स के बारे में सोचने लगता है। वो उन सभी के बारे में सोचने लगता है जिसने उसकी मदद की थी। उसे यह सोचकर काफी बुरा लगता है कि अब उसके पुराने दोस्त उसके साथ नहीं खेल पाएंगे। वो पहले की तरह सभी के साथ खेलना चाहता है। वो रोने लगता है। तभी जिन वहाँ आता है। वे दोनों समुद्र के किनारे रेलिंग पर बैठकर अपनी मन की बातों को शेयर करने लगते हैं। जिन उसे टीम में फिट होने या न होने को लेकर कोई बात नहीं करता, बल्कि वह तो उससे 4 महीने पहले की बात करने लगता है, जब वे पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वो कहता है कि उससे मिलकर और उसका साथ खेलकर उसे काफी अच्छा लगता है। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, इससे उनकी दोस्ती पर कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला। यह कहते हुए वो वहाँ से चला जाता है। उसकी बातों को सुन सुकामोटो को कुछ एहसास होता है। अगली सुबह सुकामोटो अपने मैच के लिए काफी ज्यादा उत्सुक और एनर्जेटिक दिखता है, जिसे देख सभी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वह जिनके पास जाकर उसके सामने सर झुकाते हुए उसे थैंक्स करता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे उसका आंसर जो मिल गया था। साइजाकी और यूसिन टीम के बीच अगला मैच शुरू होता है। करीब 25 मिनट गुजर चुके हैं। इसी दौरान मिजुकी को एक सुनहरा मौका मिलता है, जिस पर वो जोरदार शॉट लगाता है, लेकिन ऑपोजिट टीम का गोलकीपर इसे सेव कर लेता है। लेकिन इससे पहले कि गोलकीपर सांस लेता, जिन फिर से दूसरा शॉट मार देता है, जिस पर कि वो गोलकीपर बड़ी ही मुश्किल से उसे भी सेव कर देता है। युबिकाटो को विश्वास नहीं होता कि केवल 20 मिनट में ही साइजा की टीम 2 गोल दाग चुकी है। वह कोच से कहती है कि उनकी टीम ऑपोजिट टीम के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वे तो अटैक भी नहीं कर पा रहे। इधर फील्ड में मिजुकी को एक और मौका मिलता है, जिस पर वह शानदार तरीके से हिट मारता है, पर गोलकीपर इसे भी बड़ी मुश्किल से रोक ही लेता है। इन दृश्यों को देख यूसिन टीम के कोच अपने असिस्टेंट से मैच के स्टेट्स के बारे में पूछता है। असिस्टेंट कहती है कि साइजा की टीम ने कुल मिलाकर अब तक 15 बार शॉट मारे हैं। इधर यूसिन टीम के गोलकीपर को समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। हालांकि उन्हें यह पता था कि यहाँ नेशनल लेवल में क्वालिफाइंग होने वाली टीम आ सकती है और इसके लिए उनका मजबूत डिफेंस तैयार भी था, पर यह क्या हो रहा है? आखिर हर बार बॉल साइजा की प्लेयर्स के पास कैसे पहुँच रही है? उनकी लहर हमारे प्लेयर्स को क्रैश कैसे कर रही है? वह सारे प्लेयर्स की मूव्स ध्यान से देखता है। तभी उसकी नजर सुकामोटो पर पड़ती है, जो कि पूरे समय बॉल के पीछे दौड़ लगाता है और बॉल को उनसे छीनकर तुरंत ही अपने टीम के प्लेयर को पास कर देता है। उसे समझ में आ जाता है कि साइजाकी के इस लहर के पीछे सुकामोटो का ही हाथ है। इधर हिबारा मानता है कि सुकामोटो को बार बार बॉल मिलने का कारण उसकी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है। वह बॉल को स्कोर करने के लिए आगे नहीं ले जाता, बल्कि बॉल मिलते ही अपने साथी को पास कर देता है। इसे सुन युबिकाटा बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाती है कि एक स्ट्राइकर ऐसे भी खेल सकता है। यहाँ तक कि दूसरे स्कूल टीम के स्टार प्लेयर्स भी सुकामोटो के इस एबिलिटी की सराहना करते हैं। खेलते हुए सुकामोटो को अपने बचपन की एक बात याद आती है, जब वह अपने माँ को व्हीलचेयर में बैठाकर
बाहर के लिए निकलता है। उसे उनके व्हील चेयर को पुश करने में काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी और राह चलते लोग भी उसके राह में बाधा बन रहे थे। वो इससे काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। तभी उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि लोग ऐसा व्यवहार अनजाने में इसलिए करते हैं क्योंकि वे खुद भी काफी ज्यादा बिजी होते हैं। वो कहती है कि हमें खुद को दूसरों के स्थान में रखकर सोचना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए क्योंकि काइंडनेस ही स्ट्रेंथ है। उसकी यह शिक्षा आज भी सुकुमोटो को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी ताकत से वो स्लाइड करते हुए बॉल को मिजुकी को पास करता है और मिजुकी शानदार हेडर करते हुए हैट्रिक गोल मार देता है। सभी के साथ साथ कोच भी सुकुमोटो के इस समर्पित खेल भावना को देख काफी ज्यादा गर्व महसूस करने लगते हैं। आखिर में अपने पूरे दबदबे के साथ साइजा की टीम यह मैच जीत जाती है। सभी टीम मेंबर्स सुकुमोटो के खेल की तारीफ करते नहीं थकते। वहीं दूसरी सारी टीमें भी साइजाकी के इस प्रदर्शन को देख यह महसूस करने लगती है कि सच में यह टीम काफी ज्यादा खतरनाक है। रणनीति बैठक के दौरान यूजुई ने उनकी अगली टीम साकेन के बारे में चर्चा शुरू की। यह टीम काफी ज्यादा मजबूत थी और अब तक कोई भी मैच नहीं हारी थी, खासकर उनके कप्तान तासा जो कियाजू से भी काफी ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी थे। कियाजू का नाम सुनकर सुकुमोटो को पिछला फाइनल हारने की याद आ गई, जबकि किमिशिता को गुस्सा आ गया क्योंकि वह भी वही पोजीशन पर खेलता था, लेकिन पिछली बार उसका विरोधी उसे पूरी तरह से हरा चुका था। तब हेबारा ने किमिशिता को शांत करने के लिए उसके ऊपर पानी डाल दिया। इसी बीच कप्तान मिजुकी गलती से एक अंधेरे कमरे में चला गया जहां उसने तासा को एक लड़की को चूमते हुए देख लिया। वह चुपचाप वहां से जाने ही वाला था कि तासा ने उसे रोक लिया। संयोग से किमिशिता भी वहां से गुजर रहा था और उसने उनकी बातचीत सुन ली। उसे यह जानकर झटका लगा कि मिजुकी ने स्वीकार किया था कि किमिशिता तासा जितना अच्छा खिलाड़ी नहीं था। यह सुनकर किमिशिता उदास मन से वहां से चला गया। उधर किचाई जब पब्लिक बात से निकला तो उसने साकेन टीम के सेंटर बैक खिलाड़ी को देखा। उसने किचाई को चिढ़ाते हुए कहा कि सुकुमोटो नंबर 17 खिलाड़ी उससे भी काफी ज्यादा डरावना खिलाड़ी है। यह सुनकर किचाई गुस्से में उसके पीछे भागा, लेकिन गलती से छत से टकरा गया और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने सुकुमोटो को देखा और गुस्से में आकर उसे हेडबट मार दिया। दूसरी ओर यूजुई और कोच मैच के लिए रणनीति बना रहे थे। इस दौरान जिन सोना में अपने विरोधी स्ट्राइकर के साथ यह देखने की प्रतिस्पर्धा कर रहा था कि कौन ज्यादा देर तक वहां रह सकता है। दोनों को देखकर पूरी टीम उत्साहित थी, लेकिन जब दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि दोनों ही बेहोश हो चुके थे। अगले दिन पूरे जोश के साथ मैच शुरू हुआ। दोनों टीम के स्ट्राइकर एक दूसरे को उकसा रहे थे। किमिशिता का बर्ताव कप्तान मिजुकी के प्रति थोड़ा अजीब था। उधर सुकुमोटो हर किसी का उत्साह बढ़ा रहा था। हालांकि किचाई ने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बावजूद बाकी खिलाड़ी खुश थे और कोच भी उनका हौसला बढ़ा रहे थे। मैच शुरू होते ही साकेन टीम ने गेंद पर नियंत्रण कर लिया। गेंद तासा के पास थी और दो साइजा के खिलाड़ी उसे छीनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह बड़ी आसानी से गेंद पर नियंत्रण बनाए हुए था। उसने एक ताकतवर किक मारी जिससे गेंद गोल पोस्ट की ओर तेजी से बढ़ी। तभी हमीरा ने हवा में छलांग लगाकर गेंद को एडजस्ट किया और गोलकीपर को मात देकर गोल कर दिया। यह शानदार मूव देखकर साइजा की टीम हैरान रह गई। गोल करने के बाद हमीरा ने अपनी जर्सी उतारकर जश्न मनाना शुरू कर दिया, लेकिन कोच ने उसे टोकते हुए बताया कि यह गोल मान्य नहीं होगा क्योंकि लाइनमैन ने ऑफसाइड का इशारा किया था। दरअसल यूजुई ने पहले ही डिफेंस को आगे बढ़ाने की रणनीति अपनाई थी, जिससे ऑफसाइड ट्रैप तैयार हो गया था। हालांकि हिमिरा की शानदार स्किल को देखकर पहले वर्ष के खिलाड़ियों ने उसकी सराहना की, लेकिन सुकुमोटो ने जवाब दिया कि उनकी टीम में भी एक सुपर फास्ट फर्स्ट ईयर खिलाड़ी जिन मौजूद है। यूजुई ने जानबूझकर जिन को उकसाया कि वह विरोधी टीम को हावी न होने दे। यह सुनकर जिन का खून खौल उठा। जैसे ही उसे गेंद मिली उसने अपनी तेज ड्रिबलिंग स्किल दिखाई और जबरदस्त शॉट मारा। गोलकीपर किसी तरह गेंद को रोक पाया, लेकिन यह देखकर बाकी खिलाड़ी दंग रह गए कि यह मुकाबला दो पहले वर्ष के जूनियर्स जिन और हिमिरा के बीच है। किमिशिता ने कॉर्नर किक ली और गेंद को पेनल्टी एरिया में क्रॉस किया। किचाई ने हेडर मारने की कोशिश की, लेकिन हिगुची ने उसे धक्का देकर हेड मिस करवा दिया। किचाई गुस्से में उसे मारने ही वाला था कि कोच ने उसे रोक लिया। इसके बाद हिगुची लगातार किचाई को चिढ़ाने लगा, जिससे वह गुस्से में आ गया। अब किमिशिता का सामना तासा से हुआ। उसने चालाकी से तासा को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह गेंद जिन को पास करने वाला है, लेकिन असल में उसने गेंद किचाई को पास की। किचाई ने गेंद संभाली, लेकिन हिगुची ने उसे फिर से उकसाना शुरू कर दिया। पहले तो लग रहा था कि किचाई
शांत हो गया है, लेकिन अगले ही पल वो गुस्से में आकर एक जोरदार किक मारता है जिससे गेंद क्रॉस बार से टकराकर बाहर आ गई। यह देखकर किमिशिता का किचाई से भरोसा टूट गया। उधर गेंद वापस उछली और जिन ने उसे लपक लिया। इस चाल को अमुरा पहले ही भाप चुका था। जिन का सामना तासा से हुआ, लेकिन उसने बड़ी आसानी से उसे पार किया और तेजी से गोल की ओर बढ़ा। तभी मैदान के किनारे छतरी पकड़े एक महिला दिखाई दी, जिससे जिन को अचानक ऊर्जा मिल गई और उसने एक बेहतरीन गोल करके साइजा की टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद हिमुरा ने लापरवाही से बॉल सर्व की, जिसे जिन ने फुर्ती से छीन लिया और मैच रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अचानक चोटिल होने पर जिन खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि वह ठीक है। टीम को एक फ्री किक मिलती है। सभी को लगता है कि यह फ्री किक किचाई लेगा, क्योंकि उसका चेहरा बहुत तनावग्रस्त लग रहा था। लेकिन सबको चौंकाते हुए जिन अपने बाएं पैर से फ्री किक लेता है और शानदार गोल कर देता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि जिन अपने बाएं पांव से भी गोल कर सकता है। इस गोल के बाद साकेन टीम 2 गोल से पिछड़ जाती है। युविकाटा चिंतित थी, क्योंकि विरोधी टीम आमतौर पर पहले हाफ के अंत में गोल करती थी। तभी जिन फिर से गेंद लेकर विपक्षी गोल की ओर बढ़ता है और शॉट मारता है, लेकिन इस बार गोलकीपर बचाव कर लेता है। रेफरी पहले हाफ की समाप्ति की सीटी बजाता है। सभी खिलाड़ी खुशी से जश्न मनाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन सुकुमोटो जिन को चिंतित नजरों से देखता है, क्योंकि उसने अपने बाएं पैर से शॉट मारा था। जिन अपनी मां को देखकर उसकी ओर बढ़ता है और उसका अभिवादन करता है। कोच ने दूसरे हाफ के लिए वही फॉर्मेशन रखने का फैसला किया, लेकिन सुकुमोटो को एहसास हुआ कि जिन चोटिल है। जिन ने सुकुमोटो को चुप रहने के लिए कहा और खेलने की कोशिश की, लेकिन सुकुमोटो ने जोर से चिल्लाकर कोच को जिन की चोट के बारे में बता दिया। सभी यह सुनकर हैरान रह गए। तब जिन को भी मानना पड़ा कि वह घायल है और उसने सुकुमोटो के कान में फुसफुसाकर कहा कि वह उसे माफ नहीं करेगा। युविकाटा उनकी बातचीत सुनकर परेशान हो गई, लेकिन जब कोच ने सुकुमोटो को मैदान में जाने के लिए कहा तो वह हतोत्साहित नहीं हुआ, बल्कि और भी जोश से भर गया। हिमुरा निराश था, क्योंकि वह टीम का मुख्य स्ट्राइकर था, लेकिन पहले हाफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया था। इसके अलावा एक नए खिलाड़ी जिन ने अपनी चमक बिखेर रखी थी। कोच ने उसे बुलाकर बताया कि वह एक और स्ट्राइकर जोड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर हिमुरा को गुस्सा आ गया, क्योंकि वह हमेशा से अकेला स्ट्राइकर रहा था। कोच ने उसकी नाराजगी को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी तासा ने कोच को धमकी दी कि अगर उन्होंने एक और स्ट्राइकर जोड़ा तो वह टीम को छोड़ देगा। कोच के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने हिमुरा को 10 मिनट दिए। दूसरा हाफ शुरू होते ही दर्शकों में हलचल मच गई, क्योंकि जिन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और सुकुमोटो नंबर 17 की जर्सी पहनकर उसकी जगह मैदान में आ गया। साकेन टीम ने किक ऑफ किया और हिमुरा बिना किसी समर्थन के अकेले ही गेंद लेकर आगे बढ़ा और शॉट मारा, लेकिन उसे केवल एक कॉर्नर किक ही मिला। तासा ने कॉर्नर लिया और गेंद को हिमुरा के पास किया। हिमुरा ने अपने साथी खिलाड़ियों की उम्मीदों पर खड़ा उतरते हुए शानदार ड्रिबलिंग की और एक बेहतरीन गोल दाग दिया। उसने अपनी शर्ट उतारकर जश्न मनाया, जबकि तासा ने उसका सिर पकड़कर कहा कि हमें अभी 2 गोल और करने हैं। इसके बाद तासा और हिमुरा की जबरदस्त साझेदारी से दूसरा गोल हुआ और स्कोर बराबर हो गया। अब साइजा की टीम दबाव महसूस करने लगी, क्योंकि मैच खत्म होने में केवल 10 मिनट ही बचे थे। टीम को लगा कि अब केवल मिजुकी पर ही भरोसा कर सकते हैं। किमिशिता ने गेंद हासिल कर मिजुकी को पास देने की कोशिश की, लेकिन पास असफल रहा। मिजुकी ने कोई शिकायत नहीं की, जिससे किमिशिता को तासा के साथ हुई उसकी बातचीत याद आ गई। उसे लगने लगा कि मिजुकी ने उसे झूठ बोला था और वास्तव में वह कभी भी मिजुकी की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पाया था। इसके बाद एक मुकाबले में तासा ने किमिशिता को यह कहकर भड़काया कि अगर तुम मिजुकी को बेहतर पास देते तो शायद वह गोल कर सकता। किमिशिता शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन अगले कुछ अटैक्स में वह और मिजुकी तालमेल नहीं बिठा पाते। इस बीच तासा और हिमुरा ने तीसरा गोल कर दिया, जिससे साइजा की टीम अब फिर से पिछड़ गई। तासा के साथ गेंद के लिए संघर्ष करते हुए किमिशिता बेहोश हो गया। उसे अपनी शुरुआती दौर याद आ गया, जब वह बेहद घमंडी था और हमेशा स्ट्राइकर्स को चुनौतीपूर्ण पास दिया करता था, लेकिन मिजुकी हर बार उसके पास को पकड़ने और स्कोर करने में सफल रहता था। जब वह जागा तो उसने गुस्से से मिजुकी से पूछा कि क्या उसने कभी उसे परफेक्ट पास नहीं दिया। मिजुकी ने खुलकर स्वीकार किया कि वह कभी किसी से संतुष्ट नहीं हुआ, वह केवल चाहता था कि किमिशिता और बेहतर पास दे। अब किमिशिता ने पूरी ताकत से कुछ मुश्किल पास देने शुरू किए, जिससे मिजुकी हर बार सफलतापूर्वक पकड़ता। हिगुची ने गेंद क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन तभी सुकुमोटो ने अपने चेहरे से बचाव कर दिया। इसके बाद किमिशिता और मिजुकी के बीच कुछ शानदार पासिंग हुई, जिससे विरोधी टीम
चिंता में पड़ गई। किमिशिता ने एक विश्वसनीय पास मिजुकी को दिया जिसमें उसने गोल कर स्कोर को बराबर कर दिया। अब पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा जबकि जिन गुस्से में था क्योंकि वह खेल नहीं सका। युबिकाटा ने गुस्से से उसका तौलिया फेंक दिया और उसे कहा कि सिर उठाकर अपने टीम का खेल देखो। तभी सुकुमोटो को एक शानदार मौका मिला लेकिन गोल मिस करने के डर से वो झिझक गया। उसे अपनी पुरानी यादें याद आ गई। परीक्षा में घबराहट में रबर गिरा देना, पार्किंग में सबसे पहले पहुंचना लेकिन बाथरूम में फंस जाना। जिन ने अब अपने शब्दों पर पछतावा किया और धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। जब सुकुमोटो को फिर से गोल करने का मौका मिला तो उसने देखा कि जिन गोल पोस्ट के पीछे खड़ा होकर उसे चीयर कर रहा था। इस बार सुकुमोटो ने बिना झिझके शॉट मारा और गोल कर दिया। जिन खुशी से दौड़कर आया और सुकुमोटो को गले लगा लिया। मैच खत्म हुआ और साइजा की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। हिगुजी ने किचाई से माफी मांगी क्योंकि उसने जो अपमानजनक बातें कही थी वह सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। असल में वो किचाई की क्षमता को स्वीकार करता है। यह सुनकर किचाई की नाक फूल जाती है। इसी बीच तासा ने किमिशिता की काबिलियत को सराहा। जब वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी मिजुकी ने अचानक अपनी शर्ट उतार दी जिसे सब चौंक गए। असल में मिजुकी को लगा कि वो अपनी जर्सी बदलने जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं था। तासा को भी लगा कि सुकुमोटो ने शानदार प्रदर्शन किया और उसने उसकी प्रतिभा को पहचाना। कप्तान मिजुकी ने गलती से अपनी जर्सी उल्टी पहन ली और सुकुमोटो की तारीफ की। सुकुमोटो इस बात को लेकर परेशान था कि वह जिन से माफी कैसे मांगे, लेकिन तभी जिन खुद आकर उसे खींचते हुए अपनी माँ के पास ले गया। यह देखकर उसकी माँ भी हैरान रह गई। जिन की माँ और सुकुमोटो दोनों ही बातचीत को लेकर हिचकिचा रहे थे लेकिन तभी जिन की माँ ने सुकुमोटो के बारे में पूछा। सुकुमोटो ने अजीब तरह से खुद को जिन का सबसे अच्छा दोस्त कहकर परिचय दिया जिससे जिन की माँ हंस पड़ी। इसके बाद जिन ने खुद को उसका सिर्फ सहपाठी और टीममेट बताया। फिर जिन की माँ ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया। जाने से पहले जिन ने अपनी माँ से वादा लिया कि वह नेशनल टूर्नामेंट में उसका मैच देखने आएगी। माँ ने यह वादा खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। गर्मी की कड़ी ट्रेनिंग खत्म हो गई और साइजा की टीम ने अपने सभी मैच जीत लिए। अब वे नेशनल टूर्नामेंट के लिए तैयार हो रहे थे। सुबह सुबह सुजुकी स्कूल जा रही थी तभी उसने देखा कि सुकुमोटो और पहले वर्ष के खिलाड़ी पूरी जोश के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी ओर जिन चोटिल होने की वजह से एक जगह पर बैठा था और जल्द ठीक होने का इंतजार कर रहा था। सभी को यह समझ में आ रहा था कि सुकुमोटो अब साइजा की टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। प्रैक्टिस के दौरान क्यूसु जोश में आकर चिल्लाते हुए दौड़ा और मैच के शेड्यूल की घोषणा कर दी। टूर्नामेंट में टीम 4 समूह में बटी थी और सभी के मुकाबले काफी कठिन होने वाले थे, खासकर टोइन स्कूल जिसने लगातार 5 सालों तक टोक्यो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। वह बहुत मजबूत टीम थी। उधर दूसरे स्कूलों में भी खिलाड़ियों के बीच जोश भरा माहौल था। हर कोई इस टूर्नामेंट को लेकर बेहद उत्साहित था। कोच ने टीम को बताया कि यह 3rd ईयर के खिलाड़ियों का आखिरी मौका है, इसीलिए इस बार हर हाल में जीतना जरूरी है। सुकुमोटो जब अपने घर साइकिल से जा रहा था तो वह इस बात को सोचकर भावुक हो गया कि यह उसके सीनियर्स के साथ खेलने का आखिरी मौका होगा। वह और उसके पहले वर्ष के दोस्त इतने टेंशन में थे कि रात भर सो नहीं पाए। टूर्नामेंट शुरू हो चुका था। मिजुकी ने टीम को एक शानदार भाषण दिया जिसे सभी का जोश बढ़ गया। किमिशिता ने स्कोरबोर्ड देखा जहां उनकी टीम ने पहला मैच जीत लिया था लेकिन अब उन्हें और 3 मैच जीतने थे ताकि वे नेशनल चैंपियन बन सके। अगले मैच में मौसम बहुत खराब हो गया था और भारी बारिश भी हो रही थी। इस बीच किचाई युबिकाटा की देखरेख में रखा गया था क्योंकि वह बुरी तरह से घायल हो गया था। मैदान पर बाकी खिलाड़ियों को लगातार फाउल किए जा रहे थे। टोइन स्कूल के 3 मुख्य खिलाड़ी यह मैच देख रहे थे लेकिन उन्हें यह मुकाबला उबाऊ लग रहा था। अब युबिकाटा ने उनसे कहा कि यह वही टीम है जिसने पिछले साल टोइन स्कूल को ग्रुप स्टेज पे हराया था। इसके बाद कोच ने टोइन टीम के खिलाड़ियों का परिचय दिया जिसमें कप्तान आशिमा, डिफेंडर याबा और गोलकीपर इसी हिगुची शामिल थे। इस समय साइजा की टीम के सामने जो टीम थी वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी लेकिन बारिश के कारण उनके पास गलत तरीकों से खेलने का फायदा था। किमिशिता जैसे ही बॉल के पास पहुंचा उसे विरोधी टीम के खिलाड़ी ने चेहरे पर लात मार दी। यह देखकर मिजुकी गुस्से में आ गया और उसने उस खिलाड़ी को धक्का दे दिया जिससे उसे दूसरा येलो कार्ड मिल गया। अब मिजुकी अगले मैच खेलने के लिए अयोग्य हो गया था। तो इनके 3 खिलाड़ी यह देखकर मैदान छोड़कर चले गए क्योंकि उन्हें लग गया था कि साइजा की टीम अब खतरे में है। साइजा की टीम ने मुकाबला जीत लिया लेकिन इस बार जीत का जश्न फीका था। मिजुकी के निलंबित हो जाने से टीम पर गहरा असर पड़ा। जिन अभी भी अपनी चोट से उबर नहीं पाया था और किचाई की भी टखने की लिगामेंट चोटिल हो चुकी थी। सुकुमोटो ने जब किचाई से चिंता जताई तो किचाई ने उसे सिर से मार दिया लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वह अब पूरी टीम की
की उम्मीदें सुकुमोटो पर छोड़ देगा। सुकुमोटो ने पूरी गंभीरता से यह जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। दूसरी ओर टोइन टीम इस स्थिति का विश्लेषण कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि साइजाकी की हालत अब बहुत खराब है, क्योंकि वे अपने 3 मुख्य ताकतों के बिना अगले मैच में खेलेंगे। कावारा हाई स्कूल के खिलाड़ी अपनी टीम की वीडियो को देखकर मस्ती कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने साइजाकी टीम की वीडियो देखी तो वे घबरा गए। अगले दिन जब साइजाकी टीम मैदान में उतरी तो कोच को डर था कि उनके खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगा सकता है, क्योंकि वे बिना अपने 3 मुख्य खिलाड़ियों के खेल खेल रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वे चौंक गए। पूरी टीम आत्मविश्वास और जोश से भरी हुई थी। कैप्टन मिजुकी दरवाजे पर खड़े थे ताकि वह कप्तानी की पट्टी सौंप सके। उनके टीम के साथी इस संकल्प के साथ मैदान में उतरे थे कि वे मिजुकी का अधूरा काम पूरा करेंगे और जीत हासिल करेंगे। मिजुकी को उन पर पूरा विश्वास था, खासकर सुकुमोटो पर, जिसमें उन्होंने काफी उम्मीदें लगा रखी थी। सुकुमोटो पूरे जोश के साथ बेसमेंट से बाहर निकला। दूसरी ओर कावारा के खिलाड़ी भी उतने ही ज्यादा उत्साहित थे। जैसे ही रेफरी ने सीटी बजाई, मैच शुरू हो गया और साइजाकी टीम ने किक ऑफ किया। किमिशिता ने देखा कि उनके सभी साथी खिलाड़ी विरोधी टीम के डिफेंडरों द्वारा कड़े मार्किंग में थे। कावारा टीम ने सोचा कि साइजाकी 3 प्रमुख खिलाड़ियों के बिना बेकार साबित होगी, लेकिन वे गलत थे। किमिशिता ने गेंद पास नहीं की, बल्कि सीधे विरोधी गोल की ओर ड्रिबल करने लगा, लेकिन तभी काई ने उससे गेंद छीन ली। ऐसा लग रहा था कि दोनों पहले एक दूसरे को जानते थे। काई को लगा कि किमिशिता अब भी पहले की तरह अकेले खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी सुकुमोटो ने गेंद दोबारा छीन ली और किमिशिता को पास दे दिया। किमिशिता ने कहा कि उनकी टीम सिर्फ 3 प्रमुख खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं करती। किमिशिता के पास गेंद थी और वह विरोधी डिफेंडरों से घिरा हुआ था। क्यूसुक गेंद को प्राप्त करना चाहता था, लेकिन किमिशिता ने गेंद बाईं ओर खड़े हैस को पास कर दी। हैस पर 2 डिफेंडर कड़ी निगरानी रख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसके लिए आगे बढ़ना असंभव होगा। सभी को लगा कि वह यह काम नहीं कर पाएगा, लेकिन मिजुकी को पता था कि हैस के पास सबसे तेज लेफ्ट फुट ड्रिबलिंग तकनीक है। हैस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मिजुकी की तरफ ड्रिबल करने की कोशिश की, लेकिन विरोधी डिफेंडर ने गेंद को क्लियर कर दिया। आई ने गेंद को फिर से पाने की कोशिश की, लेकिन अचानक सुकुमोटो तेजी से दौड़ते हुए आया और गेंद पर कब्जा कर लिया। विरोधी डिफेंडर के पास सुकुमोटो को रोकने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे फाउल कर दिया। इससे साइजाकी टीम को एक फ्री किक मिल गई। यूजुई को सुकुमोटो की तेज से हुई प्रगति पर गर्व था। काई को लगा कि किमिशिता फ्री किक लेगा, लेकिन किमिशिता ने अपने सीनियर हैस को मौका दिया। उसने क्यूसु और सुकुमोटो को विरोधी टीम के लाइन में सामने खड़ा होने के लिए कहा, ताकि उसके शॉट की दिशा को छिपाया जा सके। सभी को लगा कि दोनों खिलाड़ी गेंद को कवर करने के बाद हट जाएंगे, लेकिन क्यूसुक इतना नर्वस था कि वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर पाया। अचानक फ्री किक किमिशिता ने लिया और उसने एक शानदार आर्क शॉट लगाया, जिसने 2 डिफेंडरों को पार करते हुए टीम के लिए पहला गोल कर दिया। इस स्थिति से काई बेहद रोमांचित हो गया कि उसे इतने मजबूत विरोधी का सामना करने का अवसर मिला। दूसरी ओर मारू भी उतने ही ज्यादा आत्मविश्वास से भरा था। गोल के बाद मैदान में जोश की लहर दौड़ गई। काई और मारू ने अपनी टीम का अटैक शुरू किया। उसी समय क्याजू मिजुकी के साथ पहुंचा। क्याजू ने मिजुकी को चेतावनी दी कि वह कावारा टीम को हल्के में ना ले, क्योंकि यह वही टीम थी जिसे वे हरा नहीं सके थे। लेकिन मिजुकी को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वह बस मैच देखना चाहता था। क्याजू ने बताया कि कावारा टीम का सबसे खतरनाक खिलाड़ी उनका स्ट्राइकर नंबर 9 मारू था। अब मारू के पास गेंद थी और वह यूजुई का सामना कर रहा था। उसे अपनी विशेष तकनीक पर पूरा भरोसा था, लेकिन यूजुई इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तेजी से गेंद छीन ली और कावारा के हमले को नाकाम कर दिया। गेंद काई के पास पहुंची। उसने गोल करने की कोशिश की, लेकिन गोलकीपर इनोवा ने बेहतरीन बचाव किया। मारू ने फिर से गोल करने की कोशिश की, लेकिन इनोवा ने एक और शानदार बचाव करते हुए विरोधी टीम को चौंका दिया। इसके बाद गेंद कुरुसु के पास आई। वो थोड़ा घबरा गया और जब तक कि वह कुछ कर पाता तब तक विरोधी टीम के डिफेंडर उन्हें घेर चुके थे। तभी हाबारा मदद के लिए आगे आया और गेंद हैस को पास कर दी, लेकिन इस बार विरोधी गोलकीपर ने सफलतापूर्वक गेंद को रोक लिया। पूरा स्टेडियम और दर्शक साइजाकी टीम की ताकत को देखकर हैरान थे, क्योंकि वे बिना 3 मुख्य खिलाड़ियों के इतने प्रभावशाली प्रदर्शन कर रहे थे। किमिशिता ने कॉर्नर किक ली और यूजुई ने सुकुमोटो से फुसफुसाते हुए कहा कि जो भी हो बस अपना खेल खेले। जब गेंद को किक किया गया तो वह सीधे सुकुमोटो के चेहरे पर आ लगी। इसके बाद गेंद पर कब्जा करने के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी संघर्ष करने लगे, लेकिन सुकुमोटो ने एक बार फिर गेंद पर कब्जा कर लिया। काई ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सुकुमोटो पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने यूजुई के शब्दों को याद किया और एक जबरदस्त किक मारी, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से टकरा गई। दूसरी ओर कावारा टीम ने तुरंत जवाबी हमला शुरू किया। मारू ने कंधे से पास करके काई को गेंद दे दी और उसने गोल करने की कोशिश की। उसका शॉट काफी कठिन था, लेकिन गोलकीपर
इनोवा ने इसे सफलतापूर्वक रोक लिया। इसके बाद काई को कॉर्नर किक लेने का मौका मिला। उसने गेंद को मारू के स्थान पर भेजा, जिसने हेडर मारा, लेकिन गेंद क्रॉस बार से टकरा गई। कावारा टीम ने लगातार आक्रमण किए, लेकिन गोलकीपर इनोवा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। रेफरी ने सीटी बजाई और पहला हाफ समाप्त हुआ। स्कोर 1-0 पर था साइजाकी के पक्ष में। कावारा टीम ने टाइम आउट लिया। मारू ने सभी को प्रोत्साहित किया, जबकि वह अपने बीच के पाव को ठंडा कर रहा था। अन्य खिलाड़ियों ने जल्दी से यह तय किया कि वे जीतेंगे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि मारू दूसरे हाफ में गोल करेगा। कावारा टीम अत्यधिक जोश और जीतने की मानसिकता के साथ मैदान में उतरी। दूसरी ओर साइजाकी कोच ने सभी को चौंकाते हुए केवल 3 डिफेंडर के साथ खेलने का निर्णय लिया। दूसरा हाफ शुरू हुआ। कावारा ने किक ऑफ किया। मारू और काई ने तेजी से आक्रमण किया, लेकिन यूजुई ने उन्हें रोक दिया और उन्हें कोई स्कोर करने का अवसर नहीं दिया। गेंद हवा में उछली और किमिशिता ने उसे सुकुमोटो को पास कर दिया। हालांकि सुकुमोटो ने गेंद पर नियंत्रण पा लिया था। विपक्षी डिफेंडर ने उसे रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़कर उसे ब्लॉक कर दिया। काई और मारू को उनके डिफेंडर्स द्वारा डांटा गया कि वे बचाव में वापस क्यों नहीं आ रहे। अगर तुम डिफेंस में भरोसा नहीं कर सकते तो मैदान छोड़ दो। इस डांट के बाद काई और मारू तुरंत अपनी स्थिति पर लौट आए और अपने साथियों पर भरोसा दिखाया। डिफेंस ने गेंद को काई को पास किया। काई ने गेंद को मोड़ते हुए मारू को पास दिया, जिसने गोल कर दिया। स्कोर 1-1 हो गया और स्टेडियम में प्रशंसक खुशी से झूम उठे। इसके बाद कावारा ने खेल पर पूरी तरह से नियंत्रण बना लिया। साइजाकी की टीम एक खिलाड़ी के कम होने के कारण मुश्किल में थी। विपक्षी टीम ने लगातार हमले किए, लेकिन गोलकीपर इनोवा और यूजुई के शानदार प्रदर्शन के कारण वे दूसरा गोल नहीं कर सके। साइजाकी की टीम में तनाव बढ़ने लगा, लेकिन यूजुई ने सभी को शांत रहने के लिए कहा और विरोधी टीम के कॉर्नर किक के लिए तैयार होने का निर्देश दिया। युबिकाटा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे इतनी तनावपूर्ण स्थिति में शांत बने हुए हैं। कोच ने कहा कि यह सब यूजुई की वजह से संभव हुआ है। दरअसल पहले उन्होंने योजना बनाई थी कि यूजुई को कप्तान बनाया जाए, लेकिन यूजुई ने खुद मिजुकी का नाम प्रस्तावित किया और उप कप्तान की भूमिका निभाने का फैसला किया। साइजाकी ने काउंटर अटैक किया, जिसका नेतृत्व यूजुई कर रहा था। पूरी टीम आगे बढ़ गई और कोई भी पीछे नहीं रुका। कप्तान की जिम्मेदारी को निभाते हुए यूजुई ने गेंद को पास करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी खिलाड़ियों ने उसे रोक लिया। अचानक गेंद नियंत्रण से बाहर हो गई, लेकिन सौभाग्य से सुकुमोटो वहीं मौजूद था और उसने गेंद पर कब्जा कर लिया। सुकुमोटो ने वॉली करने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही उसे गिरा दिया गया, जिसे साइजाकी को एक फ्री किक मिल गई। सुकुमोटो ने गेंद जल्दी से किमिशिता को पास करते हुए कहा, इसे गोल में डाल दो। किमिशिता ने गेंद संभाली और सुकुमोटो से कहा कि वो अपने हाथ से खून पोंछ ले। उसने वादा किया कि वो विपक्षी टीम के नेट को हिलाकर रख देगा। यूजुई ने उस पर भरोसा जताया। काई को याद आया कि किमिशिता ने इस शॉट की काफी प्रैक्टिस की थी और वह इसी क्षण का इंतजार कर रहा था। क्याजू ने कहा कि यह पोजीशन बहुत मुश्किल है और इसमें उच्च स्तर की सटीकता की जरूरत होगी। किमिशिता ने महसूस किया कि वह क्याजू या तासा जितना अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास अपने दाएं पैर की सटीकता थी। उसने शॉट लगाया और साइजाकी के लिए दूसरा गोल दाग दिया। पूरी टीम खुशी से झूम उठी। किमिशिता ने अपनी खुशी को बेंच पर बैठे जिन के साथ साझा किया। कावारा ने फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया और अतिरिक्त खिलाड़ी होने का फायदा उठाते हुए साइजाकी के डिफेंस को फैलाकर थका दिया। हेस को समझ में नहीं आ रहा था कि किसे मार्क करना है और अन्य खिलाड़ी भी गेंद को वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इनोवा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी ताकि विपक्षी टीम का कोई भी शॉट गोल में ना जा सके। हेस थक चुका था और विपक्षी टीम ने गेंद को मारू की ओर क्रॉस किया। सुकुमोटो उसे मार्क करने के लिए दौड़ा, लेकिन मारू ने उसे ड्रिबल करते हुए पार कर लिया। इस बार मारू समय पर पहुंच गया और उसने स्थिति को बचा लिया। अब खेल खत्म होने में केवल 5 मिनट बचे थे और यूजुई ने टीम को स्कोर बनाए रखने और जीत बचाने का निर्देश दिया। विपक्षी टीम ने एक और हमला किया। हेस ने गेंद पाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। गेंद काई के पास पहुंची और क्यूसो ने उसे मार्क किया। युबिकाटा ने देखा कि 3 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़ा गया है, लेकिन जिन ने उसे चिंता न करने को कहा। काई ने गेंद को ड्रिबल किया और हील पास के जरिए मारू तक पहुंचाया। यूजुई ने विपक्षी खिलाड़ी को ब्लॉक किया, लेकिन उसकी स्टेमिना खत्म हो चुकी थी और वह गिर गया। मारू ने इस मौके का फायदा उठाकर गोल कर दिया और स्कोर बराबर कर दिया। अब साइजाकी की टीम फंस गई थी क्योंकि उनकी स्टेमिना अतिरिक्त समय खेलने के लिए पर्याप्त नहीं थी और स्कोर करने के लिए बहुत कम समय बचा था। लेकिन सुकुमोटो ने आत्मविश्वास से गेंद उठाई और अपनी टीम को लड़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। क्यूसो ने सुकुमोटो को पास दिया, जिसने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और गेंद हवारा तक पहुंचा दी। हवारा ने गेंद को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी टीम ने इसे रोक दिया और मारू को काउंटर अटैक करने का मौका मिल गया। लेकिन इनोवा ने एक बार फिर से शानदार बचाव किया। गेंद फिर से सुकुमोटो के पास आई, लेकिन काई ने उसे रोकने के लिए फाउल कर दिया। साइजाकी टीम को एक और फ्री किक मिल गई।
सबको लगा कि यह एक पास होगा, लेकिन किमिशिता ने एक खूबसूरत कर्व शॉट मारा और गेंद सीधे नेट में चली गई और गोल हो गई। सुकुमोटो केवल विपक्षी टीम का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ खड़ा रहा। मैच समाप्त हुआ, दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाया। मारू ने साइजा की टीम को फाइनल में टॉइन के खिलाफ खेलने की शुभकामना दी, लेकिन जब वह बाहर निकला तो रो पड़ा। युबिकाटा ने रिकॉर्ड चेक किया और पाया कि सुकुमोटो ने 3 फ्री किक स्कोर की थी। कोच ने अगले दिन टीम को आराम करने का फैसला दिया ताकि वे फाइनल के लिए तैयार हो सके। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपना सामान क्लब में वापस ले जाते हैं और युबिकाटा उनका पीछा करते हुए उन्हें डांटने लगती है। जिन, जो घायल है, आराम से सर्फिंग करते हुए घर लौटता है। वापस जाते समय कुरुसु और बाकी लोग सुकुमोटो के आज के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर चर्चा करते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि राष्ट्रीय टूर्नामेंट में अच्छा करने के लिए उन्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। अचानक नितोबे को याद आता है कि वो क्लब में अपनी प्रोटेक्टिव गियर भूल गया है, इसीलिए ग्रुप उसे वापस लेने जाता है। वहाँ पहुँचने पर वे देखते हैं कि सुकुमोटो अकेले फ्री किक का अभ्यास कर रहा था। कुरुसु उसे आराम करने की सलाह देने ही वाला होता है, लेकिन तभी देखता है कि सुकुमोटो रो रहा है। जिन वहाँ आता है और बताता है कि सुकुमोटो खुद को इस बात के लिए दोषी मान रहा है कि वो टीम के लिए अधिक उपयोगी नहीं हो पाया। उसे लगता है कि वो साइजा की टीम के लिए एक मजबूत पिलर बनने का योग्य नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसके साथी खिलाड़ी उस पर भरोसा करते हैं और उससे उम्मीदें रखते हैं। यह सुनकर कुरुसु और ग्रुप को आश्चर्य होता है और वे यह तय करते हैं कि वे सुकुमोटो को टूटने नहीं देंगे और तुरंत अभ्यास में जुट जाते हैं। जिन मुस्कुराता है और युबिकाटा से पूछता है कि क्या उनके लिए इस तरह से अभ्यास करना सही होगा। युबिकाटा उन्हें रोकती नहीं और कहती है कि अगला दिन आराम का दिन होगा। अगले दिन कोच अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता जब वह यह देखता है कि युबिकाटा लड़कियों की स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर टॉय हाई स्कूल में घुसपैठ कर रही है ताकि वह उनके बारे में अधिक जानकारी जुटा सके। युबिकाटा कोच को एक वीडियो दिखाती है जिसमें टॉय हाई स्कूल की प्रैक्टिस मैच के दृश्य होते हैं। वह बताती है कि यह टीम बेहद मजबूत है। टीम की कठिनाइयों को देखते हुए वो वीडियो उधार लेने का निर्णय करती है और कोच से अनुरोध करती है कि वह थोड़े समय के लिए मैनेजमेंट कार्य में उसकी मदद करे। जब वह क्लब से बाहर निकलती है तो साइकिल चलाते हुए देखती है कि सुकुमोटो और उसके साथी कड़ी मेहनत से अभ्यास कर रहे हैं। युबिकाटा यह तय करती है कि उसे टीम के लिए कुछ करना होगा। उस रात जिन जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वह देखता है कि सुकुमोटो उसका इंतजार कर रहा है। वे बात करते हैं और तय करते हैं कि सुकुमोटो शुरुआत से ही मैच खेलेगा और जिन की जगह लेगा और जिन जरूरत पड़ने पर मैदान में आएगा। उनके लिए सबसे जरूरी बात यह थी कि वे साथ में खेल सके। उस रात युबिकाटा ने टॉयम टीम के दस्तावेजों को सावधानी पूर्वक कॉपी किया और एक विस्तृत योजना तैयार की। सभी सदस्य फाइनल मैच की तैयारी में जुट गए। सुकुमोटो और उसकी टीम को तब आश्चर्य होता है जब वे यह देखते हैं कि साको टीम को अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए काफी ज्यादा कठिनाई हो रही है और वे केवल 1-0 से ही जीत पाए हैं। सुकुमोटो खुशी खुशी क्याजू को जीत की बधाई देने के लिए दौड़ता है, लेकिन सूजी का व्यवहार अजीब होता है और वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिससे बाकी साथी चिंतित हो जाते हैं। मीटिंग रूम में हर कोई तनावग्रस्त दिखता है। सुकुमोटो के हाथ भी कांप रहे थे, लेकिन युबिकाटा जल्दी से सभी को एकत्र करती है और टॉय टीम के खिलाफ रणनीति प्रस्तुत करती है। युबिकाटा और कोच ने जिस योजना को तैयार किया था उसे सुनकर सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से भर जाते हैं। युबिकाटा टीम के एक-एक खिलाड़ियों का नाम जोर जोर से बोलती है और सभी को जीत की शुभकामना देती है। अब सुकुमोटो का हाथ कांपना बंद हो गया था और हर कोई अपने प्रतिद्वंदी को हराने के लिए तैयार था। अगली सुबह सुकुमोटो यूजुई के साथ अभ्यास कर रहा था। उसने अपने अभ्यास में 2 मीटर लंबी टेप का उपयोग किया था जिसे उसे फाड़ना था, लेकिन कावारा के खिलाफ पिछले मैच के अनुभव से उसे यह एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा दोष क्या है। अगर वह गेंद प्राप्त कर भी लेता है तो भी वह अच्छी तरह फिनिश नहीं कर पाता। युबिकाटा जानती थी कि यह उसके लिए काफी कठिन होगा क्योंकि उसके पास अभ्यास के लिए केवल 4 दिन थे। अगली सुबह सुकुमोटो इतना थका हुआ था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसने देर रात तक अभ्यास किया था। युबिकाटा को दूसरी स्कूल की यूनिफॉर्म में देखकर सुकुमोटो को लगा कि शायद वह स्कूल बदलने जा रही है, लेकिन युबिकाटा ने बताया कि वह सिर्फ बाहर जा रही है। दरअसल वो टॉयन स्कूल गई थी ताकि वहाँ की सॉकर टीम की इंटरव्यू कर सके, लेकिन सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। तभी टॉयन सॉकर टीम का कप्तान हासा वहाँ से गुजरा और युबिकाटा को इंटरव्यू लेने की अनुमति दे दी। हासा उसे मैदान पर ले गया जहाँ युबिकाटा ने टॉयन टीम की कमजोरी को नोटिस किया। उसने देखा कि टीम को ब्लू स्ट्राइकर का सामना करने में परेशानी हो रही थी। अगले दिन सुकुमोटो ने अभ्यास करना जारी रखा, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद यह उसके लिए कठिन है। इस बीच सीनियर खिलाड़ी भी उसकी मदद करना चाहते थे, जबकि सहायक सदस्य बैनर और अन्य चीजों की तैयारी कर रहे थे। युबिकाटा जीतने के तरीके खोजने में लगी हुई थी। उसने टॉयन टीम की वीडियो फिर से देखी और कुछ महत्वपूर्ण चीज नोटिस की। उसने यह निष्कर्ष निकाला कि टॉयन टीम परफेक्ट नहीं
नहीं है। आखिरकार सुकामोटो को यह एहसास हुआ कि वह पिछली बार स्वतंत्र रूप से शूट कैसे कर पाया था। उसने यूजुई से फिर से डिफेंस करने को कहा और इस बार उसने टेप को फाड़ दिया, यानी वह सफल हो गया। क्या टॉइन टीम के खिलाफ साइसेक की टीम अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी? क्या वे नेशनल टूर्नामेंट जीत पाएंगे? इसे जानने के लिए वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।